हमने सुपरपोजिशन में कल बात ये किया था कि अगर हमारे पास कोई दो सोर्स हैं, ये कोई सोर्स S1 है, ये कोई सोर्स अगर मेरे पास S2 है, ठीक है। तो इन दोनों सोर्स से क्या चलेंगी, वेव चलेंगी। हम वेव ऑप्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इससे एक वेव चली, लेट सपोज Y1 जिसका डिस्प्लेसमेंट है, यहां से एक वेव चली जिसका डिस्प्लेसमेंट लेट सपोज Y2 है। तो ये जहां पर जाकर के मीट हुई, ठीक है, वहां पर होता है इंटरफेरेंस, या फिर आप जिसको सुपरपोजिशन बोलते हो, ठीक है। तो मान लो अगर ये पॉइंट P है, तो इस P वाले पॉइंट का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, वो बेसिकली किसके बराबर होगा, इन दोनों के वेव के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होगा, जो हमने कल बात किया, ठीक है। अब हमने ये बोला था कि आपके पास एक S1 वेव है, एक आपके पास S2 से चल करके आई है। तो जब यहां पर ये आकर के मीट किया इस P पॉइंट पर, तो इस P पॉइंट पर S1 और S2 के बीच में कुछ फेज डिफरेंस होगा, ठीक है, जिसको हम डेल्टा फाई बोले थे। और हमने डेल्टा फाइव भी लिखा था कि वो बराबर होता है के इंटू X2 माइनस X1, ठीक है। और के को हमने वेव नंबर बोला था, तो मैंने इसको कल 2 पाई बाई लैम्डा लिख दिया था। तो डेल्टा फाइव हो गया था 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। अब डेल्टा फाइव बताना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको फेज डिफरेंस नहीं पता होगा, आप इस पी पॉइंट के न ही रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के बारे में बात कर सकते हो, और न ही इस पॉइंट के रिजल्टेंट इंटेंसिटी के बारे में बात कर सकते हो। क्योंकि दोनों के ही फॉर्मूले में क्या आएगा, फेज डिफरेंस आएगा ही आएगा, क्योंकि आप वेक्टर सम कर रहे हो और एम्पलीट्यूड वेक्टर है, वो सब वेक्टर है, मतलब आप सबको वेक्टर सम आपको करना है। तो आपको फेज डिफरेंस तो पता होना ही होना चाहिए, ठीक है ना। अब आपको फार्मूला तो पता ही था कि आपके पास जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला था, वो आपके पास क्या था, अंडर द रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ A1 A2 और कॉस डेल्टा फाइव। ये आपके पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला था, सॉरी एम्पलीट्यूड का। और रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपके पास क्या था, I1 प्लस I2 और प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर द रूट ऑफ I1 I2 और कॉस डेल्टा फाइव। यहां से आप निकालोगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ठीक है। अगर इसका एम्पलीट्यूड A1 है S1 वाले सोर्स का, और अगर इसका इंटेंसिटी I1 है, और S2 वाले सोर्स का एम्पलीट्यूड A2 है, और इसका इंटेंसिटी कितना है, I2 है, तो इस P पॉइंट पर जहां पर ये आकर के मीट कर रही हैं, आप इस P पॉइंट के रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और इस P पॉइंट के रिजल्टेंट इंटेंसिटी के बारे में बात कर सकते हो, ठीक है। और दोनों के लिए आपको फेज डिफरेंस पता होना चाहिए। तो सबसे पहला काम ये होता है फेज डिफरेंस को फाइंड आउट करना, ठीक है। अरे सही है, समझ में आ गया। हाँ, हाँ, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली सुपरपोजिशन था, ठीक है। तो हमको इंटरफेरेंस में सुपरपोजिशन के कंसेप्ट को यूज करना है, क्योंकि इंटरफेरेंस में होगा क्या, दो सोर्स होंगे, उनसे जो भी वेव फ्रंट आगे ट्रेवल करेंगे वो एक दूसरे से मीट करेंगे, तो वहां पर इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। तो कहीं पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, कहीं पर मिनिमम होगी। बेसिकली वो डिपेंड करेगा फेज डिफरेंस पे, क्योंकि सारी कहानी, चाहे आप इंटेंसिटी के बारे में बात करो, चाहे एम्पलीट्यूड के बारे में बात करो, ये डिपेंड करेगा कि आपका फेज डिफरेंस किस पॉइंट पर कितना है। और क्योंकि हम कोवरेंट सोर्सेज के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो आपको फेज डिफरेंस को टाइम के साथ वेरी कराना नहीं है, और वो होगा भी नहीं अगर आपके पास कोवरेंट सोर्स है तो फेज डिफरेंस केवल पोजीशन के साथ ही वेरी करेगा। मतलब एक पोजीशन का, एक पॉइंट का फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा ऑलवेज, जब तक आप पोजीशन को ही वेरी ना कर दो, ठीक है, समझना, ठीक है। तो वही कहानी इंटरफेरेंस में भी है, ठीक है, कि अगर आपके पास ये एक सोर्स S1 है, और ये आपके पास एक दूसरा सोर्स क्या है, S2 है, और ये दोनों आपके पास कोवरेंट सोर्सेस, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, लेट सपोज ये कोई एक पॉइंट है जिसको मैं P बोलता हूँ। मान लो कि यहां से एक वेव चल करके आई, और एक एक वेव यहां से चल करके आई, और इस P पॉइंट पर ये इन दोनों ने क्या किया, इंटरसेक्ट किया। लेट सपोज इस P पॉइंट पर इंटरसेक्टिंग हो गई, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहला काम तो ये है कि इस पॉइंट का फेज डिफरेंस फाइंड आउट करना, ठीक है। अब क्योंकि यहां पर आपको वेव की इक्वेशन नहीं दी जाएगी कि आप के एक्स टू माइनस एक्स वन करो, आपको थोड़ा लैम्डा के टर्म में यहां पर खेलना पड़ेगा। कैसे, मान लो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। लेट सपोज जो हमारे पास वेव है, उसका लैम्डा मान लो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। और वेव की वेलोसिटी आप मान लो कि वो आपके पास है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, मान लेते हैं एक बार के लिए। और ये वाला जो पाथ है, ठीक है, इसका लेंथ लेट सपोज
एज्यूम कर लो कि ये 4.5 सेंटीमीटर है, और ये वाला जो पाथ है इसके लेंथ को एक बार के लिए मान लो कि ये मेरे पास है 4 सेंटीमीटर। हाँ, एक बार के लिए इसको 4 सेंटीमीटर मान लो। ठीक है, अब ध्यान से समझना होगा क्या। ठीक है, उसको 4.5 ले लो और इसको 4 ले लो। अब मान लो अगर मैं बात करूं t इक्वल टू 4.5 सेकेंड। ठीक है, मैं इतने टाइम के लिए बात कर रहा हूं, समझना होगा क्या। जो सोर्स S1 से वेव चल करके आएगी पॉइंट P तक, अगर यहां का डिस्टेंस 4.5 सेंटीमीटर है, तो 4.5 सेकेंड में S1 से जो वेव है वो ट्रेवल करके पॉइंट P तक पहुंच जाएगी। दूसरी बात, वो तो आपको समझ में आता है क्योंकि वेलोसिटी आपके पास कितना है, गलत है कि सही है। वेलोसिटी आप 4 नहीं, वेलोसिटी आप 1 ले लो। ठीक है, अब मुझे बताओ S1 से जो वेव ट्रेवल करेगी उसको पॉइंट P तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, देखो अगर मैं 4.5 सेकंड के लिए बात कर रहा हूं तो आपको समझ में ये आना चाहिए कि S1 से जो वेव चल करके आएगी 4.5 सेकंड में वो यहां पर पहुंच जाएगी। तो होगा क्या ना, 4.5 सेकंड में अगर इसका वेवलेंथ 1 सेंटीमीटर है तो आपको समझ में आता है वेवलेंथ इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट या फिर टू ट्रफ। ये तो पता है ना। हाँ ठीक है, दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस बोल लो, ये लैम्डा है, या तो दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस बोल लो, ये लैम्डा है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, जो S1 वेव होगी 4.5 सेकंड में वो कहां पहुंची होगी, वो यहां पर पहुंची होगी, और वेवलेंथ आपके पास 1 सेंटीमीटर है। तो और फ्रिक्वेंसी इतना है, ध्यान से देखना। ध्यान से देखना, ये मैंने बनाया है ये 0.5 दे करके। ठीक है, तो लैम्डा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अब देख लेना अपने हिसाब से। तो ये 8 होगा, 1 2 3 4। पहले ये समझ में आने बनाया गया है, देखो अगर आप t इक्वल टू 4.5 सेकंड के लिए बात करो, अगर वेव की वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है तो S1 से जो वेव चल करके आएगी उसको पॉइंट P तक पहुंचने में 4.5 सेकंड लगेगा। ठीक है, तो यहां से वेव चल करके यहां पर आ गई। ठीक है, अब जो S2 से वेव चलेगी, ठीक है, उसको पॉइंट P तक पहुंचने में 4 सेकंड ही लगेगा। मतलब 4.5 सेकंड में जो S2 से वेव चल करके आई होगी वो यहां से 0.5 सेंटीमीटर आगे निकल गई होगी। ठीक है, कितना, 0.5 सेंटीमीटर आगे निकल गई होगी। तो आप मुझे ये बताओ, तो अगर इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस, मतलब जिसको आप डेल्टा एक्स बोल रहे हो, वो इस केस में कितना है, 0.5 सेंटीमीटर। अरे आप तो वैसे भी निकाल सकते हो, आपको ये सब बनाने की जरूरत नहीं है। आप तो सिंपली डेल्टा एक्स देखो, डेल्टा एक्स कितना है, 0.5 सेंटीमीटर। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था, देखो वेव। ठीक है, डेल्टा एक्स 0.5 सेंटीमीटर है। अब डेल्टा एक्स को आप लैम्डा के टर्म में लिखो। ठीक है, तो आप देखो लैम्डा कितना है, 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब डेल्टा एक्स आपके पास कितना है, लैम्डा/2। डेल्टा एक्स कितना है, लैम्डा/2। अब अगर डेल्टा एक्स लैम्डा/2 है तो आपके पास यहां से जो फेज डिफरेंस होगा डेल्टा फाई वो होता है 2 पाई/लैम्डा, और इनटू का डेल्टा एक्स मतलब लैम्डा/2। तो आप यहां से देखो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, इसका मतलब यहां पर फेज डिफरेंस आपके पास पाई का है। तो इस पॉइंट पर यह कंफर्म हो गया कि पी वाले पॉइंट पर आपके पास जो फेज डिफरेंस होगा वो पाई का ही अब बना रहेगा। अब वो चेंज नहीं हो सकता है टाइम के अकॉर्डिंग। आप टाइम चेंज कर लो लेकिन पी पॉइंट का फेज डिफरेंस चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि ये एक कोवेलेंट सोर्स है। ठीक है, उसी प्रकार अगर आप कोई दूसरा पॉइंट ले लो, लेट सपोज एक पॉइंट कोई यहां पर है, लेट इज दैट इज द पॉइंट क्यू। ठीक है, आप यहां पर देखो, मान लो कि यहां से ये जो डिस्टेंस है S1 चल करके आने वाला, ये डिस्टेंस लेट सपोज 4.5 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, और S2 का यहां से जो डिस्टेंस है, लेट सपोज ये डिस्टेंस मेरे पास 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आप देखना इस पॉइंट क्यू को, इस पॉइंट क्यू को देखना। पॉइंट क्यू के लिए जो आपके पास फेज डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस, उसके बाद में फेज डिफरेंस के बारे में बात करूंगा। तो पॉइंट क्यू पर जो आपके पास पाथ डिफरेंस है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर। अरे पक्का, इसका मतलब अगर आप इसको लैम्डा के टर्म में लिखो तो ये पाथ डिफरेंस लैम्डा के बराबर है, क्योंकि इस केस में आपके पास लैम्डा 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अगर आपके पास पाथ डिफरेंस लैम्डा आ गया तो आप यहां पर ये बता सकते हो कि पॉइंट क्यू पर आपके पास फेज डिफरेंस कितना होगा, कितना होगा, 2 पाई/लैम्डा और इनटू का डेल्टा एक्स। तो देखो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट,
तो क्यू पॉइंट पर आपके पास फेज डिफरेंस निकल करके आ गया 2 पाई, मतलब यहां का फेज डिफरेंस कितना हो गया, 2 पाई हो गया क्यू वाले पॉइंट का। ठीक है, तो सबसे पहली कहानी तो यही है कि आपको फेज डिफरेंस निकालने आना चाहिए। अगर आपने फेज डिफरेंस निकाल लिया फिर है ही क्या, आप सब कुछ बता सकते हो, आप फिर सब कुछ बता सकते हो। आप यहां पर देखो, अगर आपके पास पी पॉइंट पर फेज डिफरेंस पता चल गया, क्यू पॉइंट पर फेज डिफरेंस पता चल गया, अगर इन सोर्सेज की इंटेंसिटी आपको पता है कि इसका इंटेंसिटी I1 है, इसका इंटेंसिटी I2 है, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड आपके पास A2 है और इसका एम्पलीट्यूड आपके पास A2 है, आप मुझे बताओ कि आप इस पॉइंट पर P या Q पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के बारे में बात नहीं कर सकते हो? हाँ कर सकते हो, क्योंकि आपको सब कुछ तो पता है, चाहिए ही क्या, आपको A1 A2 पता है, I1 I2 पता है, आपको चाहिए कॉस डेल्टा फाई के लिए आपके पास डेल्टा फाई पता है, दैट इज द डेल्टा एक्स आप निकालो, और डेल्टा फाई इक्वल 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, दैट्स इट। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं है, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि लैम्डा चलने पर जो आपके पास फेज डिफरेंस होता है वो 2 पाई का होता है। यहां से भी आप समझ सकते हो कि ये आपके पास पाई है और ये आपके पास 2 पाई है, तो एक लैम्डा में 2 पाई का फेज डिफरेंस होता है। या फिर आप ऐसे बोलो कि 2 पाई फेज डिफरेंस पाने के लिए आपको लैम्डा ट्रेवल करना पड़ता है, ठीक? जैसे भी आपको समझो। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, हाँ ठीक है, एग्जैक्टली ठीक है। तो अगर आप डेल्टा एक्स चलोगे तो डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस के लिए आपका फेज डिफरेंस हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा और इंटू का डेल्टा एक्स। तो ये आपके पास पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला, सॉरी फेज डिफरेंस का फॉर्मूला है, क्योंकि हमने पहले भी बात कर लिया है इसके बारे में, दैट इज द डेल्टा फाई। फिर से मैंने एक बार रिवाइज करा दिया और कुछ नहीं। अब यहां पर ध्यान से समझना, अ, अगर एक बार के लिए आप ये मान लो कि आपके पास ये जो सोर्सेस है S1 और S2, ठीक है, ये आपके पास सोर्स था S1, ये आपके पास सोर्स था S2, ठीक है, और ये मान लो इस P पॉइंट पर आकर के यहाँ पर इन्होंने इंटरफेरेंस किया, दैट इज द पॉइंट P। अगर एक बार के लिए मैं इसके इंटेंसिटी को I1 और इसका इंटेंसिटी जो I2 है, ठीक है, और इसका एम्पलीट्यूड A1 और इसका एम्पलीट्यूड हमारे पास कितना है, A2 है, ठीक है। तो हमने कल दो चीज को डिराइव कर लिया था कि आपके पास जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी वो आपके पास होगी अंडर द रूट ऑफ I1 और प्लस अंडर द रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और आपके पास जो मिनिमम इंटेंसिटी होगी, मिनिमम इंटेंसिटी वो आपके पास होगा अंडर द रूट ऑफ I1 और माइनस अंडर द रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और आपके पास जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वो बराबर होगा प्लस माइनस A1 प्लस A2 के, ठीक है, और आपके पास जो मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा वो आपके लिए बराबर होगा A1 माइनस A2 के। हमने यहां भी बात कर लिया, ठीक। अब एक चीज को ध्यान से देखना, जब हमने ये बात किया कि हमारे पास जो इंटेंसिटी आई थी दैट इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी या फिर नेट इंटेंसिटी, वो हमारे पास आया था I1 प्लस I2 और प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर द रूट ऑफ I1 I2 और कॉस डेल्टा फाई, ठीक है। अगर अगर मैं बोलूं कि I1 इक्वल टू I2 और ये दोनों इंटेंसिटी बराबर है I के, ठीक है, तो मुझे बताओ इस केस में आपके पास जो नेट इंटेंसिटी है वो क्या निकल करके आएगी। देखो I1 भी I है, I2 भी आपके पास I है, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 और ये आपके पास हो जाएगा I, क्योंकि I इंटू आई स्क्वायर, तो अंडर रूट से बाहर निकल करके I, और ये आपके पास हो गया कॉस डेल्टा फाई। अब मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूं, ये मेरे पास आ चुका है 2I और प्लस 2I कॉस डेल्टा फाई। अगर मैंने यहां से 2I को कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस कॉस डेल्टा फाई, और 1 प्लस कॉस डेल्टा फाई किसके बराबर होता है, 1 प्लस कॉस डेल्टा फाई किसके बराबर होता है, या फिर 1 प्लस कॉस डेल्टा किसके बराबर होता है, एनीवन, कोई आइडिया? अच्छा चलो मुझे ये बताओ कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो एक फॉर्मूला है, और कुछ, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, हाँ मुझे इसका यूज कराना है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपके पास होता है cos 2 थीटा, ठीक है। तो यहां से आप देखो ये आपके पास cos 2 थीटा है, तो यहां से आपके पास cos 2 थीटा प्लस 1, ठीक है, ये आपके पास होगा 2 cos स्क्वायर थीटा,
ठीक, अब ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर 2 थीटा था तो यहाँ पर थीटा था, अगर यहाँ पर मैं थीटा कर दूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा थीटा बाई 2। ठीक है, तो इसी रिजल्ट का मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, और 1 प्लस कॉस डेल्टा फाइव को मैं रिप्लेस कर दे रहा हूँ 2 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाइव बाई 2 के। तो ये आपके पास हो जाएगा 4i कॉस स्क्वायर डेल्टा फाइव बाई 2, और ये आपके पास नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास दोनों सोर्सेस की इंटेंसिटी सेम है तो उस केस में आपको ये यूज करना है, अगर अलग अलग है तब आपको ये यूज करना है। कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब ठीक है, ध्यान से समझना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब देखना बस आप, अभी हमने जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाला वो हमने निकाल लिया 4i, और ये मेरे पास हो गया कॉस स्क्वायर डेल्टा फाइव बाई 2। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकल करके आ गई, अगर दोनों सोर्स की इंटेंसिटी सेम हो तो। अब मुझे बताना, अगेन वही, मेरे पास ये सोर्स S1 है, मेरे पास ये सोर्स S2 है, अगर इसकी इंटेंसिटी भी आई है और अगर इसकी इंटेंसिटी भी आई है, ठीक है, दोनों की इंटेंसिटी मेरे पास आई है। ठीक है, और वही मैं दो पॉइंट लेता हूं, एक P और Q। तो P पॉइंट कुछ यहां पर था, ठीक है, और P पॉइंट के लिए मेरे पास जो फेज डिफरेंस था वो हमने निकाला था, शायद पाई आया था। ठीक है, और एक Q पॉइंट कुछ यहां पर था। हाँ, Q पॉइंट कुछ यहां पर था, और Q वाले पॉइंट के लिए जो फेज डिफरेंस आया था वो आया था मेरे पास, और 2 पाई का आया था। ठीक है, अब बस मुझे ये बताओ, अगर फेज डिफरेंस पाई है तो P वाले पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी, क्योंकि फेज डिफरेंस तो चेंज हो नहीं सकता टाइम के साथ, क्योंकि आप कोवेलेंट सोर्स के बारे में बात कर रहे हो। तो P पॉइंट का तो फेज डिफरेंस कंफर्म हो गया पाई। तो बताओ, अगर P पॉइंट पर फेज डिफरेंस पाई है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी P पॉइंट पर कितना होगा, तो मतलब P पॉइंट पर इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, और Q पॉइंट पर कितना होगा, चलो बताओ, Q पॉइंट पर कितना होगा। हाँ, कॉस स्क्वायर डेल्टा फाइव बाई 2 की वैल्यू 1 होगी, तो 4i से आगे मल्टीप्लाई भी तो करना है, तो ये 4i होगा यहाँ पर इंटेंसिटी। अरे 2 पाई पुट करो ना यहाँ पर, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, कॉस पाई कितना होता है, -1, लेकिन आप स्क्वायरिंग करोगे तो -1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 4i आपके पास कितना होगा, 4i होगा। ठीक है, हाँ, तो इसका मतलब इस वाले पॉइंट पर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है, और इस वाले पॉइंट पर आपको मिनिमम इंटेंसिटी मिल रही है। ठीक है, तो ऐसा ही होता है, जब अभी आप पढ़ोगे इंटरफेरेंस में ना, तो कहीं कहीं आपको बिल्कुल डार्क डार्क दिखाई देगा, और कहीं कहीं पर आपको ब्राइट फिंस दिखाई देंगे। तो डार्क का मतलब वही है ना, कि वहां पर इंटेंसिटी जीरो है, और ब्राइट फिंस का मतलब क्या है, वहां पर इंटेंसिटी 4 आई है। हाँ, ठीक है, ये होता है। तो इंटरफेरेंस आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमको क्या कैलकुलेट करना है वो समझ में आ गया होगा। बेसिकली आपका जो इंटरफेरेंस होता है ना, दो टाइप का होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब वही है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब सिंपल सा ये है कि आपका इंटेंसिटी का मैक्सिमम होना, जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, या फिर आप बोलो आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, तो उस केस में आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, आप मुझे पता है, आप इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो निकाल करके हम लेकर के आए, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, वो हमारे पास कितना था, 4i, और ये था कॉस स्क्वायर डेल्टा फाइव बाई 2 के। ठीक है, तो अगर आपको इसको मैक्सिमम करना है, अगर आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी को मैक्सिमाइज करना है, तो उस केस में आपके पास क्या होना चाहिए, कॉस डेल्टा फाइव, अरे बोलो क्या होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। हाँ, या फिर एन पाई बोल दो, एन की वैल्यू आप कुछ भी पुट करते रहो। हाँ ना, इसका मतलब आपके पास जो डेल्टा फाइव है ना, वो बेसिकली क्या होना चाहिए, 2n पाई के बराबर होना चाहिए। ठीक है, एन की वैल्यू आप कुछ भी पुट करो, 0 पुट करो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, वो आपका होता रहेगा। ठीक है, तो आपके पास डेल्टा फाइव 2n पाई के बराबर होगा, तो उस केस में आपके पास जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, और वो होगी कितनी, 4i के बराबर। इसमें किसी को डाउट नहीं है? अरे हाँ, ठीक है, ओके। और ये तो आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, सेम उसी प्रकार आप एम्पलीट्यूड के बारे में भी बात कर सकते हो ना, कि अगर आपके पास आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के बारे में बात कर रहे हो, और इस केस में मैं ये बोल रहा हूं कि I1 I2 बराबर है,
और दोनों i के बराबर है, और आपका a1 a2 भी बराबर है, और ये दोनों a के बराबर है। ठीक है, तो आप यहां से देखो, आप रिजल्टेंट इंटेंस एम्पलीट्यूड को आप क्या लिख सकते हो, ये आपके पास हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस आपके पास ये हो जाएगा 2a स्क्वायर और कॉस डेल्टा फाइव। तो आप यहां से चाहो तो 2a स्क्वायर को बाहर खींचो। देखो ना, आप रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपके पास क्या हो गया, ये अंडर रूट में आपके पास हो जाएगा 2a स्क्वायर और प्लस का 2a स्क्वायर और कॉस डेल्टा फाइव। ठीक है, अगर आप यहां से 2a स्क्वायर को बाहर ले लो तो रूट 2a आपके पास बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट में आपके पास बच जाएगा 1 प्लस कॉस डेल्टा फाइव। ठीक है, और 1 प्लस कॉस डेल्टा फाइव अभी हमने बात किया है किसके बराबर होता है, 5/2 के। हाँ ठीक है, तो हो जाएगा रूट 2a। तो अगर आप उसको जब ब्रैकेट से बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, रूट 2, और यहां पर हो जाएगा कॉस डेल्टा 5/2। तो आपके पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकल करके आ जाएगा 2a कॉस डेल्टा 5/2 के। ठीक है, तो ये आपके पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकल करके आएगा अगर a1 और a2 दोनों बराबर हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपका इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होना और आपका एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम होना। ठीक है, आप यहाँ पर एन की वैल्यू बस पुट करते रहो, एन की वैल्यू आप 0 पुट करो, +-1 पुट करो, +-2 पुट करो। ठीक है, आपको हमेशा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड भी मिलेगा और आपको हमेशा मैक्सिमम इंटेंसिटी भी मिलेगी। ठीक है, अब हाँ ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता होगा फिर, डिस्ट्रक्ट, हाँ जहां पर मिनिमम इंटेंसिटी और मिनिमम एम्पलीट्यूड, जस्ट 1 मिनट, मिनिमम इंटेंसिटी और मिनिमम एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी भी मिनिमम होनी चाहिए और एम्पलीट्यूड भी मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो अभी आपने देखो आपके पास जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी था वो आपके पास था 4i कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2 के। ठीक है, तो बताओ आपके पास मिनिमम इंटेंसिटी जो हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 0। ठीक है, ये आपके पास मिनिमम इंटेंसिटी होगी, और ये कब होगी, एट, जब आपका जो फेज डिफरेंस है डेल्टा फाई, जब वो बराबर हो जाए 2n-1 पाई, वो आपके ऊपर है। ठीक है, या तो आप यहां से 2 हटा दो या तो आप यहां पर 2 कर दो। अरे आप यहां पर कैसे कर दोगे, जब आपका ये ऑड पाई होगा 2n-1 पाई के जब बराबर होगा तभी तो आपके पास होगा ना। अरे जब ये पाई होगा, ऑड पाई होगा, तो कॉस कैसा, डेल्टा 5/2 कितना हो जाएगा, ऑड पाई/2। तो कॉस ऑड पाई/2 कितना होता है, 0। पता है ना ये बात, कॉस ऑड पाई/2 0 होता है। हाँ ठीक है, कॉस ऑड पाई/2 उस केस में आपके पास 0 होता है, एग्जैक्टली। ठीक है, तो याद रखना बस इतनी कहानी। और आपके पास जो मिनिमम एम्पलीट्यूड होता है वो भी कितना होता है, 0। ठीक है, तो ये दो कहानी याद रखना कि अगर आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है आपके पास इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी, आपके पास एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम मैक्सिमम होगा। मतलब उस केस में आपके पास जो जो डेल्टा फाई की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 2n पाई के बराबर होगी। ठीक है, 2n पाई के बराबर होगी। ठीक है, और जब आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो उस केस में आपका एम्पलीट्यूड भी मिनिमम होगा और आपकी इंटेंसिटी भी मिनिमम होगी। ठीक है, और मिनिमम इंटेंसिटी 0 होगा, मिनिमम एम्पलीट्यूड भी 0 होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी आपके पास 4i होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपके पास 2a होगा, वो भी आपको समझ में आता है, या फिर +-2a होगा। ठीक है, और वो कब होगा, डेल्टा फाई, वो आपको समझ में आना चाहिए। अब आगे चलो, अब बात करते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो इंटरफेरेंस के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं, अब हम बात करते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में। ध्यान से समझना ये किया कैसे गया है। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूं, देखना। पहली बात तो दोनों सोर्स आपके पास कोवरेंट सोर्सेस ही होंगे इस केस में। ठीक है, दोनों आपके पास कोवरेंट सोर्स ही होंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो बेसिकली इसको किया कैसे गया था कि पहले आपको स्लिट बनाना है 2। ठीक है, तो अगर आप एक पेपर लो, ठीक है, अगर आप एक पेपर लो, ठीक है, A4 साइज पेपर ही लो। ठीक है, अगर आप उस पे एक ब्लेड से कट लगा दो, एक कट आप यहां पर लगा दो, एक कट आप यहां पर लगा दो, तो बेसिकली ये स्लिट बन जाता है। स्लिट इसी को बोलते हैं, दैट से। ठीक है, आप एक पेपर पर पतला पतला कट लगा लो तो वो स्लिट बन जाती है। ठीक है, अब अगर आप इस पेपर को ऐसे रखो, है ना, ऐसे, तो आपको ये स्लिट यहां पर दिखाई देंगी। ठीक है,
पेपर पे कट तो हमने ऐसे लगाया, ठीक है, और उसको रखा है ऐसे, तो आपको बस वो दिखाई देगा जहां पर आपने कट लगाया था यहां से। सही है। हाँ हाँ ठीक है। तो इसी को आप स्लिट बोलते हो, ठीक है। अब आप ध्यान से समझना। तो आपको समझ में आ रही है स्लिट ना बहुत छोटा होगा, मतलब यहां पर केवल एक ही पॉइंट आएगा। क्योंकि देखो, आप कोई भी सोर्स आपके पास होगा तो सोर्स से वेव फ्रंट चलेंगे, तो वेव फ्रंट पर बहुत सारे पॉइंट होते हैं, और हर एक पॉइंट एक नए पॉइंट सोर्स तरह बिहेव करता है। तो ये स्लिट इतना छोटा है ना कि यहां पर एक ही पॉइंट सोर्स आएगा, आप इसको S1 बोल लो। यहां पर भी एक ही पॉइंट आएगा, मतलब जो बाद में सोर्स तरह एक्ट करने वाला है, मतलब जो वेव फ्रंट को इमिट करने वाला है, उन्हीं का तो इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। और यहां पर एक सोर्स आएगा, इसको आप बोल लो S2। तो यहाँ के सोर्स को मैं S1 बोल रहा हूँ, और यहाँ के सोर्स को मैं S2 बोल रहा हूँ, और ये S1 और S2 बिल्कुल आइडेंटिकल सोर्स है। आइडेंटिकल सोर्स का क्या मतलब है? आइडेंटिकल सोर्स का ये मतलब है कि ये एक सोर्स से निकले हुए सेम वेव फ्रंट पर पाए जाने वाले दो पॉइंट हैं। मतलब अगर आप इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन पे, अगर ये आपके पास लाइन है S1 और S2 का, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होगा, ठीक है। मतलब मैं ये बोल रहा हूं ना कि आप S1 और S2 सोर्स को बना कैसे सकते हो। तो मान लो आपने स्लिट कट कर दिया, उसके बीच में जो भी डिस्टेंस है आप उसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, ठीक है। और उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आप एक सोर्स रख दो S, ठीक है। तो आप देखोगे कि S1 और S2 S सोर्स से चलने वाले सेम वेव फ्रंट पर पाए जाने वाले दो पॉइंट है। कैसे देखो, अगर आपके पास ये सोर्स है S, अगर ये आपके पास S सोर्स है तो इससे वेव फ्रंट ऐसे चलेंगी सर्कुलर, ठीक है। ये वेव फ्रंट इससे आगे ट्रेवल करेंगी, ये बिल्कुल सर्कुलर है, ठीक है। और आपने क्या किया, यहां से कट कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास सोर्स S1 है, और ये आपके पास सोर्स S2 है। तो ये एक ही वेव फ्रंट पर पाए जाने वाले दो पॉइंट है ना। अरे सही है। हाँ ठीक है। तो ये एक ही वेव फ्रंट पर पाए जाने वाले दो पॉइंट हैं जो कि एक सेम सोर्स से बने हुए हैं, ठीक है। तभी ये सब आइडेंटिकल है, तभी आप हम कोवेलेंट सोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप दो लाइट लाओ अलग अलग, मतलब हो सकता है लाइट सेम हो, आप दो एलईडी लाओ सेम कंपनी का सेम वाट का, आप एक यहां पर रखो, आप एक यहां पर रखो, आप जो चाह रहे हो आपको इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा सही से, क्योंकि वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। सॉरी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो नहीं बात है। जो सोर्स होंगे वो इन कोवरेंट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, वो कोवरेंट सोर्स की तरह बिहेव ही नहीं करेंगे। तो आपको ये जरूरी है कि एक सोर्स से बने हुए एक वेव फ्रंट पर पाए जाने वाले ये दो पॉइंट सोर्स हों जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, तो ये एज अ कोवरेंट सोर्स बिहेव करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान समझना। अब होगा क्या, अगर ये एक सोर्स है तो ये वेव फ्रंट को इमिट करेगा, तो इसका वेव फ्रंट ऐसे ऐसे आगे ट्रेवल करता रहेगा अपना, ठीक है। ये इसका वेव फ्रंट है। अब जो S2 सोर्स है, इससे भी वेव फ्रंट निकलेगा, तो इसका वेव फ्रंट ये है। क्या अब आपको नहीं लगता है कि इनके वेव फ्रंट में इंटरफेरेंस होगा कि नहीं होगा? इंटरफेरेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है इनके वेव फ्रंट में? हाँ हो रहा है ना। अब वही है, जहां पर आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पर आपको ब्राइट दिखाई देगा, जहां पर आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पर आपको डार्क दिखाई देगा। हाँ तो बस ये यही है, यही मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा आपको इस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, दैट्स इट। पहले आपको समझ में आया इसमें हम पढ़ने वाले क्या है, ठीक है। हाँ अब तो बस मुझे एक्सप्लेन कर, हाँ अब मुझे बस एक्सप्लेन करना है, अब देखना आपको समझ में आया कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पर होगा कैसे, और ये आपके पास कोवरेंट सोर्स है तभी। तो ध्यान से देखना, मैं इसको नेक्स्ट पेज में फिर से करता हूँ एक्सप्लेन, ठीक है। तो वही आपके पास ये दो स्लिट हो गए, ये आपके पास यहाँ पर पॉइंट सोर्स है S1, यहाँ पर आपके पास पॉइंट सोर्स है S2, ठीक है। और मैंने क्या किया, इनके इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करने के लिए मैंने यहाँ पर एक स्क्रीन लगा दी, ठीक है। ये हमारे पास क्या स्क्रीन है जहां पर हम देखेंगे इन फ्रिंजेस को, ये मेरे पास स्क्रीन है, ठीक है। अब आप एक बिल्कुल यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। तो आपका सोर्स कहीं यहां पर होगा जिससे ये दोनों S1 और S2 बने हुए हैं। S1 और S2 के बीच के डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से, स्मॉल डी, ठीक है। और यहां से स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल डी से, ठीक है। ये हमारे पास कैपिटल डी, ठीक है। अब ध्यान से सोचो,
यहां पर आप कोई भी एक पॉइंट ले लो, जैसे मैंने इस पॉइंट के बारे में बात किया, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, देखना, अगर मैं इस वाले पॉइंट के लिए बात करूं, तो इस वाले पॉइंट पर S1 से जो लाइट आ रही होगी वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, लेट सपोज x1, इसने लेट सपोज यहां से x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, और S2 से जो लाइट आ रही होगी यहाँ पे, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, लेट सपोज उसने यहां से डिस्टेंस ट्रेवल किया S2 x2। अब मुझे ये बताओ, इस वाले पॉइंट पर, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर जो आप फेज डिफरेंस निकालने के लिए आप पाथ डिफरेंस लिखोगे डेल्टा एक्स, वो बराबर होगा x2 माइनस x1 के। क्या इस केस में x1 और x2 बराबर है कि नहीं है? क्या बराबर है? ठीक है, अगर ये बराबर है तो इस वाले पॉइंट पर आपका पाथ डिफरेंस जीरो है। अगर आपका पाथ डिफरेंस जीरो है, इसका मतलब इस वाले पॉइंट पर आपका फेज डिफरेंस जीरो है। अगर फेज डिफरेंस जीरो है तो मुझे बताओ यहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी कि मिनिमम? मैक्सिमम होगी, हाँ। अरे क्या हो गया, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपके पास कितना था? 4i कॉस स्क्वायर डेल्टा फाइव बाई टू। तो आप डेल्टा फाइव को जीरो पुट करो तो कॉस जीरो वन होता है, और वन का स्क्वायर भी वन होगा, तो इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी? 4i आ जाएगी। तो इस वाले पॉइंट पर आपके पास इंटेंसिटी कितनी आएगी? 4i आएगी। ठीक है, उसी प्रकार मान लो एक पॉइंट मैंने ये ले लिया इस वाले पॉइंट के लिए, तो आप देखो यहां से रे तो ऐसे चलेगी, मान लो ये डिस्टेंस x1 डैश है, ठीक है, और यहां से रे ऐसे आएगी, ठीक है, और मान लो ये डिस्टेंस आपके पास x2 डैश है, तो इस वाले पॉइंट का जो फेज डिफरेंस होगा डेल्टा x, ठीक है, वो आपके लिए कितना होगा? x2 डैश और माइनस x1 डैश। अब इसमें तो समझ में आता है कि इस वाले पॉइंट के लिए x2 डैश और x1 डैश बराबर तो नहीं है ना, x2 डैश ज्यादा है x1 डैश से, तो यहां पर डेल्टा x जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। ठीक है, मान लो अगर यहां पर डेल्टा x मेरे पास, लेट सपोज मैंने बोल दिया कि लैम्डा बाई टू है, ठीक है, अगर डेल्टा एक्स लैम्डा बाई टू है, इसका मतलब आपके पास डेल्टा फाई कितना हो गया? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, है ना? हाँ, टू, हाँ पाई, तो यहां पर ये लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट, हाँ ये यहां से, तो आपके पास डेल्टा फाई फेज डिफरेंस कितना आ गया? पाई। अब अगर फेज डिफरेंस आपके पास पाई है, तो आप मुझे यहां पर बताओ इस पॉइंट पर आपके पास इंटेंसिटी कितनी होगी? जीरो। मतलब यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा, इंटेंसिटी जीरो है। पहले समझ में आया सबको? हाँ, ठीक है, तो यहां पर यही होता है, जैसे देखो इस वाले पर जहां पर आपके पास डेल्टा एक्स जीरो है ना, ये वाला पॉइंट जहां पर डेल्टा एक्स आपके पास जीरो है, डेल्टा एक्स जीरो यहाँ पर हमेशा ब्राइट फ्रिंज ही मिलता है, ठीक है, और इसको आप नाम देते हो दैट इज द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, मतलब जहां पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगा वहां पर आपके पास डेल्टा एक्स कितना होगा? जीरो होगा, मतलब पाथ डिफरेंस जीरो होगा जहां पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगा, पहली बात, ठीक है। अब होगा कि आप खुद ही समझो, अभी आपके पास डेल्टा एक्स जीरो है, ठीक है, फिर आप थोड़ा सा ऊपर मूव करोगे तो आपके पास ये लैम्डा बाई फोर होगा, फिर आप ऊपर मूव करोगे ये लैम्डा बाई टू होगा, ठीक है, फिर आप ऊपर मूव करोगे ये आपके पास कहीं पर थ्री लैम्डा बाई फोर होगा, ठीक है, मैं इस साइड लेता हूँ, यहाँ पर जगह कम है, देखना होगा क्या, बिल्कुल इस वाले पॉइंट पर तो डेल्टा एक्स जीरो है, वो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, आप उसके ऊपर मूव करोगे तो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई फोर होगा, और ऊपर मूव करोगे लैम्डा बाई टू होगा, और ऊपर मूव करोगे, ठीक है, फिर इसके आगे मूव करोगे फिर कितना हो जाएगा? बोलो। हाँ, थ्री लैम्डा बाई टू, ठीक है, फिर उसी प्रकार और आगे मूव करेंगे तो कहीं पर टू लैम्डा भी होगा, ठीक है, और थ्री लैम्डा बाई टू से आगे आप एक काम करो, थ्री लैम्डा बाई फोर भी ले लो, यहाँ पर मान लो थ्री लैम्डा बाई फोर है, और फिर यहाँ पर आपके पास थ्री लैम्डा बाई टू। अब ध्यान से देखना हो क्या रहा है, अगर फेज डिफरेंस जीरो है तो आपके पास इंटेंसिटी होगी 4i, ठीक, अगर आपका डेल्टा एक्स लैम्डा बाई टू है तो वहां पर इंटेंसिटी आपके पास जीरो है, क्योंकि अगर डेल्टा एक्स लैम्डा बाई टू है तो आपके पास डेल्टा फाई कितना हो गया? पाई, है ना? हाँ, अरे ध्यान से समझो, देखो अगर आपके पास डेल्टा एक्स लैम्डा बाई टू है, इसका मतलब आपके पास डेल्टा फाई कितना है? पाई है, आप निकाल सकते हो, आपको पता है डेल्टा फाई इक्वल टू आपके पास होता है
2 पाई बाई लैम्डा और इंटू का डेल्टा एक्स, तो आप पुट करो बस। ठीक है, तो यहां पर आपके पास अगर फेज डिफरेंस पाई है तो इसका मतलब यहां पर आपके पास इंटेंसिटी होगी 0। उसी प्रकार आप आगे मूव करो। अब देखो आप लैम्डा पर आ गए। अगर आप लैम्डा आपके पास पाथ डिफरेंस हो गया तो आपके पास डेल्टा फाई कितना हो गया, 2 पाई का, है ना। अगर आपके पास डेल्टा फाई 2 पाई है तो अगेन इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। फिर आप कहां पर आ जाओ, 3 लैम्डा बाई 2 पे। 3 लैम्डा बाई 2 पर आपका पाथ डिफरेंस कितना हो गया, वो तो 3 लैम्डा बाई 2 है। आपका फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा और इंटू का डेल्टा एक्स 3 लैम्डा बाई 2। तो यहां से ये लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट और ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये आपके पास हो गया 3 पाई। ठीक है, अब अगर डेल्टा फाई 3 पाई है तो आप यहां पर पुट करो, ये ऑड पाई है। अगर ये ऑड पाई है तो यहां पर आपके पास कितना हो जाएगा, इंटेंसिटी 0। ठीक है, इसका मतलब आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे आप ऊपर मूव करोगे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पर तो इंटेंसिटी 4 आई है। ठीक है, फिर आप जब लैम्डा बाई 2 पर आओगे तो इंटेंसिटी आपके पास 0 हो गई। इसके बीच में क्या होगी, लैम्डा बाई 4 पर जो इंटेंसिटी होगी वो होगी तो 4 आई से कम ही, है ना। लैम्डा बाई 4 पर जो इंटेंसिटी होगी वो 4 आई से कम होगी। तो हाँ, जब पाथ डिफरेंस 0 है तो वहां पर इंटेंसिटी 4 आई। फिर आप ऊपर मूव करते करते इंटेंसिटी घटेगी 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 घटेगी, और जहां पर आपके पास डिफरेंस लैम्डा बाई 2 आ गया वहां पर बिल्कुल आपको डार्क फ्रिंज दिखाई देगा। फिर धीरे धीरे ब्राइट फ्रिंज स्टार्ट होगी। ठीक है, हल्का हल्का इंटेंसिटी बढ़ना स्टार्ट होगी, बढ़ना स्टार्ट होगी, बढ़ना स्टार्ट होगी। फिर जैसे आप लैम्डा पर पहुंचोगे मैक्सिमम इंटेंसिटी, फिर घटेगी फिर बढ़ेगी। तो ऐसे होता है। ठीक है, आपके पास ब्राइट फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस, ये सब आपको दिखाई देते हैं। पहले ये समझ में आया आपको। ठीक है, हाँ ठीक है। अब हमको करना क्या है कि देखना, अगर हमको ये फाइंड आउट करना हो कि ये अगेन वही अरेंजमेंट है, यहां पर आपके पास सोर्स S1 है और यहां पर आपके पास सोर्स S2 है, और यहां से हमने d डिस्टेंस पर ये स्क्रीन लगा रखी है। ठीक है, ये आपके पास स्क्रीन है। ठीक है, और स्क्रीन से यहाँ का डिस्टेंस d है, सोर्स का और स्क्रीन के बीच का, और दोनों सोर्स के बीच का डिफरेंस डिस्टेंस आपके पास स्मॉल d है। ठीक है, और आप ये भी ले सकते हो कि आपका जो कैपिटल D है वो स्मॉल d से ज्यादा ही होता है। ठीक है, ये आपके पास लगभग मिलीमीटर में होता है d, और कैपिटल D आपका मीटर में होता है, तो 1000 का डिफरेंस है ना, तो आप नेग्लेक्जिबल कर सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मुझे ये बताना है कि यहां से y डिस्टेंस ऊपर, यहां से y डिस्टेंस ऊपर, यहां से y डिस्टेंस ऊपर, ठीक है, डेल्टा फाई कितना होगा, मतलब फेज डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा फाई कितना होगा, डेल्टा एक्स कितना होगा, और ये y कितना होगा। ठीक है, और यहां पर किस नंबर की फ्रिंज बनेगी, आपको सब कुछ बताना है। ठीक है, अब ध्यान समझना। ठीक है, यहां पर आपको इन सब के बारे में बताना है क्या क्या कैसे होगा। ठीक है, अब देखो, सबसे पहला कहानी है पाथ डिफरेंस को फाइंड आउट करना इस पॉइंट पर। सबसे पहला ये है, पाथ डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो S1 S2 से दो रे जाएंगी, ठीक है, उन दोनों रे के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट इज अ पाथ डिफरेंस। ठीक है, आप देखो यहां से एक रे ऐसे गई, ठीक है, यहां से S1 से ये रे है, ठीक है, ये यहां से रे है। मान लो इसने x1 डिस्टेंस चला, ठीक है, एक रे S2 से गई, ठीक है, और मान लो इसने डिस्टेंस चला x2, ये डिस्टेंस कितना है, x2 है। ठीक है, तो यहां से आपके पास जो पास डिफरेंस होगा डेल्टा x, वो बराबर होगा x2 और माइनस x1 के। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्या इन दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस है, क्या वो यही डिस्टेंस तो नहीं है। अगर मैं यहां से इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर के यहां तक का, क्या यही डेल्टा एक्स है, क्या यही डेल्टा एक्स है, बाकी सब। तो पाथ डिफरेंस आपके पास ये आ गया। अब आप यहां पर एक काम करो, इसको निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां से आप एक लाइन ड्रॉ करो, देखना यहां पे, अगर मेरे पास ये एंगल थीटा है, अगर मेरे पास ये एंगल थीटा है, तो क्या ये वाला जो एंगल होगा ये थीटा होगा कुछ और होगा, आप सोच भी सकते हो, आप सोचो।
अगर मैं ये जो मैंने पिंक कलर से जो हमने लाइन बनाई है, ठीक है, अगर मैं इसको नीचे मूव करूं, ठीक, अगर मैं इसको नीचे मूव करूं तो आप मुझे बताओ ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ठीक है, जब आप इसको नीचे मूव करोगे तो आपको नहीं लगता है कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये मूव करेगी सोर्स की तरफ अगर आप इसको हटाते जाओगे तो। हाँ ठीक है। हाँ तो हाँ ठीक है, तो जब ये बिल्कुल यहां पर आ जाएगी ना, तो ये वाली लाइन बिल्कुल सोर्स वाली लाइन पर ही आ जाएगी, तो आप वो देख सकते हो, ठीक है। बाय द वे, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा ही होगा, पहली बात, ये एंगल भी थीटा ही है, ठीक है। अब अगर ये एंगल थीटा है और S1 S2 के बीच का डिस्टेंस अगर d है, तो डेल्टा एक्स कितना हो गया, d साइन थीटा। डेल्टा एक्स आपके पास हो गया d साइन थीटा। पहले ये समझ में आया, डेल्टा एक्स d साइन थीटा है। हाँ ठीक है। अब ये हमको पता है कि थीटा बहुत छोटा एंगल है, ठीक है, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है। अगर थीटा बहुत छोटा है तो आप साइन थीटा को, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप यहां से देखो, आपके पास टेन थीटा किसके बराबर है, टेन थीटा को क्या मैं y और डिवाइड बाय कैपिटल डी लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? हाँ ठीक है। तो आपके पास देखो डेल्टा एक्स आ गया, तो यहां से आपके पास डेल्टा एक्स हो जाएगा डी वाई बाई कैपिटल डी। ये आपने क्या निकाल लिया, पाथ डिफरेंस निकाल लिया। अब अगर आपके पास पाथ डिफरेंस आ गया तो फिर डेल्टा फाई तो सिंपली कितना होगा, टू पाई बाई लैम्डा और इनटू का डेल्टा एक्स। और आपके पास अगर डेल्टा फाई आ गया, फिर आपसे रिजल्टेंट इंटेंसिटी पूछे, आप वो भी बता सकते हो। तो यहां से आपके पास टेन थीटा आ गया, तो आपके पास डेल्टा एक्स आ गया और आपके पास डेल्टा फाइव भी आ गया। अगर आपके पास डेल्टा एक्स भी आ गया और अगर आपके पास डेल्टा फाइव भी आ गया, तो अब आप सोचो आपके पास सब कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास डेल्टा फाइव आ गया तो आप रिजल्टेंट इंटेंसिटी के बारे में भी बात कर सकते हो, ठीक है, और आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के बारे में भी बात कर सकते हो। पहले इसमें कोई डाउट है किसी को, एक बार देख लो, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, क्योंकि सारी चीजें फिर यहीं से आगे बढ़ने वाली हैं। तो यहां तक अब ये समझ में आ गया। अब ध्यान से देखना, अब यहां से मेरे पास जो डेल्टा फाई आया वो आएगा टू पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। अगर डेल्टा एक्स कहीं से, अगर डेल्टा एक्स मेरा एन लैम्डा के बराबर हो जाए, अगर डेल्टा एक्स मेरा एन लैम्डा के बराबर हो जाए, तो आप देखो आपका जो फेज डिफरेंस होगा डेल्टा फाई, वो अगेन टू एन पाई का मल्टीपल हो जाएगा। देखो, अगर आपका डेल्टा एक्स एन लैम्डा हो गया तो आपका डेल्टा फाई टू एन पाई हो गया, मतलब इवन पाई का मल्टीपल। इसका मतलब अगर डेल्टा एक्स एन लैम्डा हुआ, तब तब आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, ठीक है। तो आप यहां से बात भी कर सकते हो कि मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी आपको कब कब मिलेगी, ठीक है। भाई तो हमने वो बात कर लिया है, ठीक है। फिर भी अगर मैं मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी के बारे में बात करूं, तो आपने क्या निकाला, डेल्टा एक्स इक्वल टू, ठीक है, आपने निकाला डेल्टा एक्स इक्वल टू डी इंटू वाई डिवाइड बाई कैपिटल डी। तो हमारे पास जो डेल्टा फाई है होगा वो बराबर होगा टू पाई बाई लैम्डा और इंटू डेल्टा एक्स के। तो हमने कहा कि अगर डेल्टा एक्स एन लैम्डा के बराबर होगा, ठीक है, तब तब आपको क्या मिलेंगे, ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे, क्योंकि तब तक मैक्सिमा आएगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, तो तब तक आपको ब्राइट फ्रिंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब कहां पर मिलेगा, उसके लिए वाई क्या होगा, क्योंकि आपको तो हाइट निकालना है। तो आप देखो डेल्टा एक्स इसके बराबर है, आप इसको पुट कर दो, तो डी इंटू वाई डिवाइड बाई कैपिटल डी को आप एन लैम्डा के बराबर पुट करो, तो आपके पास यहां से वाई कितना आ जाएगा, एन कैपिटल डी इंटू लैम्डा और डिवाइड बाई स्मॉल डी। दैट इज द पोजिशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। पक्का समझ में आया, ये किसकी पोजीशंस है, ब्राइट फ्रिंजेस की। हाँ ठीक है, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। अब बस यहां पर आप वैल्यू पुट करते रहो, बस ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है। यहां से आप एन की वैल्यू आप जीरो पुट करोगे तो आपको पास सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलेगा ना, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। अगर आप एन की वैल्यू वन पुट करोगे तो आपको फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, ठीक है। अगर आप एन की वैल्यू टू पुट करोगे तो आपको सेकेंड ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर आप एन की वैल्यू माइनस वन पुट करोगे करोगे इसका मतलब यह है कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के नीचे आपको फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, ठीक है। तो एन की वैल्यू यहां पर क्या क्या हो सकती है, एन की वैल्यू जीरो हो सकती है, प्लस माइनस वन हो सकती है और प्लस माइनस टू हो सकती है। इसी प्रकार ये चलता रहेगा इंटीजर। समझ में आया ना, माइनस वन का क्या मतलब है,
हाँ, -1 का मतलब है कि फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज आपको मिलेगा, वो भी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के नीचे। ठीक है, और अगर आप +1 पुट करोगे तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज फ्रिंज के ऊपर वाला फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, उसी प्रकार अगर आप मिनिमम इंटेंसिटी के बारे में बात करो, ठीक, अगर आप मिनिमम इंटेंसिटी के बारे में बात करो, तो आपके पास जो डेल्टा फाई था, दैट इज द 2 पाई/लैम्डा और इनटू का डेल्टा एक्स। ठीक है, अगर ये आपका जो डेल्टा एक्स है, ठीक है, अगर आप इसको 2n-1 लैम्डा/2 के, तो आप देखो, अगर ये 2n-1 लैम्डा/2 के बराबर हो गया, तो उस केस में डेल्टा फाई आपका कितना हो जाएगा? 2n-1 पाई, मतलब ऑड पाई। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या मिलेंगे? डार्क फ्रिंजेस। ठीक है, तो अगर आपको डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन सही है, तो आप क्या करोगे? डेल्टा एक्स को 2n-1 लैम्डा/2 पुट कर दो। ठीक है, तो आपके पास डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा? 2n-1 लैम्डा/2, और डेल्टा एक्स आपके पास पता ही है, डी इंटू वाई बाई कैपिटल डी है, इक्वल टू आपके पास कितना हो गया? 2n-1 लैम्डा/2। ठीक है, तो यहां से आपके पास y कितना आ जाएगा? y आपके पास हो जाएगा 2n-, हाँ ये तो डार्क फ्रिंजेस है, वो तो ठीक है, लैम्डा और डिवाइड/2। इट इज द पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस। ठीक है, ये आपके पास पोजीशन है डार्क फ्रिंजेस की, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस। ठीक है, और यहां पर इनकी वैल्यू क्या होगी? 1, 2, 3, आप पुट करते रहो। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि कहाँ आपको ब्राइट मिलेगा, कहाँ आपको डार्क मिलेगा और कब कब मिलेगा? हाँ, ठीक है, तो इसका मतलब ध्यान से देखना है एक चीज और। अगर मैं वही पिक्चर बना रहा हूं सब कुछ, कि ये आपके पास सोर्स S1 और ये आपके पास सोर्स S2, और ये लाइन जो कि बिल्कुल परपेंडिकुलर है इसके। ठीक है, और यहां पर आपके पास स्क्रीन लगा हुआ है, ये आपके पास स्क्रीन है। ठीक है, अब देखना, यहां पर आपके पास मिलेगा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, दैट इज द CBF। ठीक है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। इसके जस्ट ऊपर चलने पर आप मुझे बताओ, पहले आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगा कि डार्क फ्रिंज मिलेगा? आप मुझे बताओ, आपका डेल्टा एक्स अभी 0 होगा यहाँ पे, फिर आपका डेल्टा एक्स लैम्डा/2 होगा, फिर आपका पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा। तो पहले 0 पर तो आपके पास इंटेंसिटी 4 आई, फिर लैम्डा/2 पर आपकी इंटेंसिटी 0, फिर लैम्डा पर आपकी इंटेंसिटी 4 आई होगी। आप खुद ही देखो आपका पाथ डिफरेंस, या फिर आप सोचो यहाँ पर फेज डिफरेंस 0 है। ठीक है, अब आपको सेकंड मैक्सिमम मिलेगा, मतलब सेकंड बार आपको इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम मिलेगी जब डेल्टा फाई, जब फेज डिफरेंस 2 पाई हो, इवन पाई। यहां पर आपके पास देखो, यहां पर आपके पास डेल्टा फाई कितना है? 0 है। ठीक है, अब इसके बाद जब आपको पहला ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, तो उस टाइम आपका डेल्टा फाई कितना होगा? 2 पाई, फिर 4 पाई, फिर 6 पाई। अरे इवन पाई के मल्टीपल पर तो आपको ब्राइट फ्रिंजेस मिलते हैं, और ऑड पाई के मल्टीपल पर आपको क्या मिलते हैं? डार्क फ्रिंजेस मिलते हैं। तो 0 से ऊपर जाने पर पहले पाई आएगा कि 2 पाई आएगा? तो ये पहले आपको क्या मिलेगा? फर्स्ट मिनिमम। तो यहां पर आपके पास फर्स्ट मिनिमम होगा, इसको मैं हटाता हूं, दैट इज द फर्स्ट मिनिमम। ठीक है, फिर यहां पर आपको क्या मिलेगा? फर्स्ट मैक्सिमा, कि सेकंड मैक्सिमा लिख दो? फर्स्ट मैक्सिमा लिख देते हैं ना। हाँ, इसको फर्स्ट मैक्सिमा ही बोलते हैं। जब आप n को 0 पुट करते हो ना, तो आपको सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलता है। ठीक है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। फिर उसके बाद आपके पास सेकंड मिनिमा होगा। ठीक है, फिर आप इससे ऊपर चलोगे तो आपके पास सेकंड मैक्सिमा होगा। अब मुझे क्या पूछना है वो आप देखो, ये डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला आपको सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से ऊपर कितना डिस्टेंस मूव करने पर आपको फर्स्ट मिनिमा मिलेगा? आपने फॉर्मूला नोट किया था? नहीं किया होगा, ये किया था नोट? हाँ, तो किया था तो बोलो, फिर तो n की वैल्यू 1 ही तो पुट करनी है। जब यहाँ पर n की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, तो y इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा? लैम्डा डी डिवाइड बाई 2d।
दैट इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज। ठीक है, y2 मतलब क्या है, इट इज द पोजीशन ऑफ सेकेंड डार्क फ्रिंज। तो आप यहाँ पर 2 पुट करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 3d इंटू लैम्डा और डिवाइड बाई 2d। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर जब आप n की वैल्यू 0 पुट करोगे तब तो आपको क्या मिलेगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। जब आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपको मिलेगा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, जो कितने पर मिलेगा, d इंटू लैम्डा डिवाइड बाई स्मॉल डी। फिर y इक्वल 2 पुट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 कैपिटल डी इंटू लैम्डा डिवाइड बाई स्मॉल डी। ठीक है, तो यहाँ पर अब मुझे ये बताओ, ये डिस्टेंस कितना हो गया आपके पास, लैम्डा इंटू कैपिटल डी और डिवाइड बाई 2d। ठीक है, उसी प्रकार ये डिस्टेंस कितना हो गया यहां से लेकर के यहां तक, तो ये डिस्टेंस आपके पास हो गया लैम्डा इंटू कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी। उसी प्रकार ये डिस्टेंस कितना हो गया, तो ये डिस्टेंस आपके पास हो जाएगा 3 लैम्डा इंटू कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी। उसी प्रकार ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये वाला, तो ये आपके पास हो, हाँ हाँ एग्जैक्टली, 2 लैम्डा इंटू कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आप उसी प्रकार नीचे ही मूव कर सकते हो। हाँ, कहाँ पर पहला मैक्सिमा, कहाँ पर पहला मिनिमा, कहाँ पर सेकंड मैक्सिमा, कहाँ पर सेकंड मिनिमा। ठीक है, फॉर्मूला तो याद रहेगा नो डाउट, आप यहां समझ सकते हो। अब मैं यहां से आपको बताना क्या चाहता था कि दो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको आप बोलते हो फ्रिंज विड्थ। ठीक है, फ्रिंज विड्थ मतलब ऐसे एक मैक्सिमा यहां पर है और एक मैक्सिमा यहां पर है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, लैम्डा इंटू कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी। इसको आप बोलते हो फ्रिंज विड्थ। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, फ्रिंज विड्थ। ठीक है, जिसको आप बीटा से रिप्रेजेंट करते हो, दैट इज द फ्रिंज विड्थ। हाँ, ठीक है, या तो आप दो मैक्सिमा के बीच का बात कर लो या तो आप दो मिनिमा के बीच का बात कर लो, वो भी फ्रिंज विड्थ ही है क्योंकि वो कांस्टेंट होते हैं। देखो आप मुझे बताओ, सेकंड मिनिमा और फर्स्ट मिनिमा के बीच का डिस्टेंस कितना है, गैप, बताओ बताओ। हाँ, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ आप कुछ भी बोल सकते हो, चाहे आप दो मतलब डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस बोल लो या तो आप दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस बोल लो, दोनों ही आपके पास क्या है, फ्रिंज विड्थ ही है। ठीक, अगर कभी ये बात हो कि ब्राइट फ्रिंज विड्थ और डार्क फ्रिंज विड्थ, अच्छा मुझे ये बताओ, ब्राइट फ्रिंज विड्थ का मतलब क्या है कि आपका जो फ्रिंज विड्थ बना है ब्राइट वाला, उसका ये डेप्थ कितना है, विड्थ कितना है ना। तो अगर आपको इसको बताना है तो आपको पता है इसके जस्ट नीचे भी मिनिमा होगा और इसके जस्ट ऊपर भी मिनिमा होगा, तो इन दोनों मिनिमा के बीच का अगर आप डिस्टेंस निकाल लो, इसके जस्ट ऊपर इसके जस्ट नीचे, तो आपको जो ब्राइट फ्रिंज है उसका विड्थ आपको मिल जाएगा। तो अगर कभी भी आपको ब्राइट फ्रिंज के विड्थ के बारे में बात करना हो तो आप क्या करना, क्योंकि बोर्ड में आते हैं ये प्रूफ करने के लिए। ठीक है, कि अगर आपको ब्राइट फ्रिंज विड्थ चाहिए, ब्राइट फ्रिंज विड्थ, तो ब्राइट फ्रिंज विड्थ जो होगा बेसिकली ये बराबर होगा बीटा इक्वल टू, ठीक है, दो मिनिमा के बीच का डिस्टेंस, मतलब दो डार्क फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो फ्रिंज दो डार्क फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस आप कैसे भी लिख लो, आप पहले लिख लेना, उसके बाद मैं सीधा लिख देता हूं, इट इज द वाई एन और माइनस वाई एन माइनस 1। ठीक है, तो यहां से देखो आप, ये आपके पास कितना था, 2n-1। ठीक है, और इंटू लैम्डा इंटू कैपिटल डी डिवाइड बाई 2d, और माइनस यहां पर आप n के स्थान पर क्या पुट कर दो, n-1, और यहां पर -1, और इंटू लैम्डा इंटू कैपिटल डी डिवाइड बाई 2d। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास वही निकल करके आएगा। ठीक है, लैम्डा इंटू कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी, इट इज अ ब्राइट फ्रिंज विड्थ। ठीक है, उसी प्रकार अगर आपको, हाँ अगर आपको डार्क फ्रिंज विड्थ के बारे में बात करना हो, डार्क फ्रिंज विड्थ, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस निकालो, तो वाई एन और माइनस वाई एन माइनस 1, और यहां पर ये ब्राइट फ्रिंजेस हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा एन लैम्डा इंटू कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी माइनस n-1 इंटू लैम्डा इंटू कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी। तो ये डिस्टेंस भी आप देखोगे तो ये भी लैम्डा इंटू कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी ही है। ठीक है, तो आई थिंक फ्रिंज विड्थ आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपके पास आता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ठीक है,
एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होता है? एंगुलर फ्रिंज विड्थ का मतलब समझना होता है क्या, ठीक है। और फॉर्मूला तो मैं लिखवा ही दूंगा, उसमें कुछ है भी नहीं फार्मूले में, वो तो आपको याद रखना है। मीनिंग क्या आप वो समझ लो बस। ऐसे ही आपके पास S1 सोर्स था, और ये आपके पास S2 सोर्स था, ठीक है, और ये आपके पास लाइन थी, और यहाँ पर ये आपके पास स्क्रीन था, ये आपके पास क्या था, स्क्रीन था, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास CVF था, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर जो फर्स्ट मैक्सिमा बना ना, उसने यहाँ पर जो एंगल सबटेंड किया होगा, ये जो एंगल है, ये थीटा, ठीक है, इसी को बोलते हैं बेसिकली एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ठीक है। देखो फ्रिंज विड्थ तो क्या था, ये ऐसा वाला डिस्टेंस, एंगुलर फ्रिंज विड्थ का मतलब कि एंगल के टर्म में बेसिकली ये आर्क अपॉन रेडियस ही होता है, ठीक है। वो तो आपका जो डी है वो बहुत छोटा होता है, आपको पता ही है, ठीक है, और ये कैपिटल डी बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू द स्मॉल डी, डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डी। आपको मतलब समझ में आना चाहिए है क्या एंगुलर फ्रिंज विड्थ, और दैट्स इट, कि आपके पास जो यहाँ पर फर्स्ट मैक्सिमा हो गया, ठीक है, उसने यहाँ पर जो एंगल बनाया सबटेन किया, वही आपकी एंगुलर फ्रिंज विड्थ है। मतलब ये वाला पार्ट एंगुलर फ्रिंज विड्थ है, ऐसे थोड़ा सा आर्क टाइप वाला। तो जो आर्क लेंथ आप निकालते हो ना, बेसिकली वही है आपके पास एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ का, ठीक है, आप रिप्रेजेंटेशन तो कैसा भी ले लो। देखो क्या लिखते हैं, आप कंफ्यूज मत होना, मैं इसको एक बार के लिए थीटा बीटा लिख दूं ऐसे, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। हाँ ठीक है, हाँ, और फ्रिंज विड्थ को तो मैंने बता ही दिया था, इसको तो आप बीटा ले लो। तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ इससे, ठीक है। तो यहां से आपके पास जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ होगा, वो आपके पास बराबर होगा फ्रिंज विड्थ और डिवाइड बाई कैपिटल डी, दैट्स इट। तो यहां से आप देखो, ये आपके पास था लैम्डा इंटू कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी, और ये कैपिटल डी कैंसिल आउट, तो फ्रिंज विड्थ आपके पास हो जाएगा लैम्डा और डिवाइड बाई डी, सॉरी एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो ये आपके पास एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला डिराइव हो चुका है। ये आपके पास एंगुलर फ्रिंज विड्थ होता है बस। इसमें किसी को कोई डाउट है अभी भी, पूछ सकता है वो। ठीक है, तो हम फिर क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो सॉल्व करो फिर, सब कुछ तो हो ही गया है। चलो करो सॉल्व, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, करो ट्राई। कह रहा है कि इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट। अच्छा, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब पता है ना सबको? मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब है कि केवल एक वेवलेंथ है लाइट में, ठीक है, एक वेवलेंथ। डाइक्रोमेटिक का मतलब होता है दो वेवलेंथ, ठीक है, उसी प्रकार ट्राई क्रोमेटिक है तो तीन वेवलेंथ है, ठीक है, मतलब मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंपल एक ही वेवलेंथ होगी, ठीक है, डाइक्रोमेटिक का मतलब दो वेवलेंथ होगा, इस प्रकार से। तो इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के यूनिट। अच्छा, पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा है, तो अगर डेल्टा एक्स मेरा लैम्डा के बराबर है, तो मेरा जो डेल्टा फाई होगा वो 2 पाई के बराबर होगा। मतलब यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगी वो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, और वो 4 आई के बराबर होगी, और इसको वो क्या बोल रहा है, के बोल रहा है, ठीक है, मतलब के 4 आई के बराबर है, ठीक है। करा कि अगर मेरा पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 3 हो जाए, पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 3 होने का मतलब मेरा डेल्टा फाई कितना हो गया, 2 पाई बाई लैम्डा, हाँ, और इंटू का लैम्डा बाई 3, मतलब ये हो गया 2 पाई बाई 3, ठीक है, ये 4 पाई बाई 3 हो गया। इसका मतलब जो इंटेंसिटी होगी वो तो होती है 4 आई कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2। तो अगर मैं यहां पर पुट करूंगा तो आई इक्वल टू हो तो 4 आई कॉस स्क्वायर, और डेल्टा 5/2, डेल्टा फाइव कितना है, 2 पाई बाई 3, ठीक है। तो इसको जब हम पुट करेंगे तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 6, ठीक है। अब कॉस 2 पाई बाई 6 कितना होता है, 1/2, हाँ 1/2 एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा आई 4 आई और इंटू का 1/4, तो मतलब ये मेरे पास हो गया आई, और यहां से अगर आप देखो तो आई किसके बराबर है, k/4 के, ठीक है। तो यहां से मेरे पास किसके बराबर हो गया, k/4, ठीक है, मतलब सही था आंसर सबका, k/4 ही है। ओके, चलो ये ट्राई करो। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाई 0.28 mm, ठीक है। तो मतलब स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है, 0.28 mm, ठीक है।
एन स्क्रीन इज प्लेस्ड 1.4 मीटर अवे, मतलब कैपिटल डी आपके पास कितना है 1.4 मीटर। ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज। अच्छा, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज और फोर्थ ब्राइट फ्रिंज के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 4 लैम्डा इंटू कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी। इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा? ठीक है। हाँ, तो ठीक है, ये आपको दे रखा है 1.2 सेंटीमीटर। आप पुट करो सब वैल्यू को, देखो 4 लैम्डा आपको निकालना है, डी आपको दे रखा है 1.4 मीटर, तो आप एक काम करो सबको मीटर में पुट कर लो फिर, और डी आपको दे रखा है 0.28 mm, मतलब इंटू 10⁻³ मीटर, और इक्वल टू आपके पास हो गया 1.2 और इंटू 10⁻², ये भी मीटर में आपका हो गया। तो यहां से आपके पास लैम्डा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 112 और इंटू 10⁻³ और इंटू 28 इंटू 10⁻⁵ और डिवाइड बाई ये हो जाएगा 56 और इंटू 10⁻⁻1। तो यहां से देखो तो ये 2 टाइम्स होगा, यहां से ये 6 टाइम्स होगा, तो यहां से लैम्डा आपके पास हो गया 6 इंटू 10⁻⁻8 और इंटू 10⁻1। तो यहां से आपके पास लैम्डा निकल करके आ गया 6 इंटू 10⁻⁻7 बोलो, या फिर आप इसको 600 नैनोमीटर बोलो, एक ही मतलब है। समझ में आया? ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। एक और ट्राई करो चलो। ठीक है, देखो अब बीम ऑफ लाइट, पहला पार्ट तो हो गया होगा आई थिंक, ये वाला तो हो जाना चाहिए था, ये वाला भी नहीं हुआ है किसी से। ठीक है, देखो अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ 650 नैनोमीटर एंड 520 नैनोमीटर इज यूज टू ऑप्टेन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मतलब इसमें क्या हुआ ना, आपने दो लाइट का यूज किया है, ठीक है, दो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट का यूज किया है। ठीक है, तो अगेन अगर वेवलेंथ अलग अलग है तो मैक्सिमम मिनिमा भी अलग अलग जगह ही बनेंगे। ठीक है, वो बात की बात है। पहला क्या बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा फॉर द वेवलेंथ 650 नैनोमीटर। तो ए वाले पार्ट का आंसर तो बहुत इजी है, y इक्वल टू आपके पास सिंपली हो जाएगा 3 इंटू लैम्डा इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो ये तो हो गया 3 इंटू 650 नैनोमीटर है, तो इंटू 10⁻⁹ मीटर, और इंटू डी, अच्छा डी आपके पास है नहीं तो कोई मतलब नहीं, आज से आप पुट कर दो फिर। तो y इक्वल टू तो आपके पास ये हो गया 0, 5 और ये 19 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, डी बाई स्मॉल डी, या तो आप इसको लिख लो y इक्वल टू 1950 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी नैनोमीटर। इसमें तो आई थिंक कोई डाउट नहीं रहा हो किसी को। हाँ ठीक है, बी वाला पार्ट क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ कोइंसाइड। क्या मतलब, आप खुद सोचो। देखो इसने बोला कि सेंट्रल, देखो एक मिनट में यहां पर समझना पहले इसको, क्योंकि यही कहानी वो डार्क फ्रिंजेस के लिए भी कर सकता है, ब्राइट डार्क के लिए कर सकता है, किसी चीज के लिए कर सकता है। ये आपके पास S1 था, ये आपके पास S2 था, और ये आपके पास थी स्क्रीन। ठीक, ये आपके पास स्क्रीन थी। अब जो आपके पास ये वाला पॉइंट है जहां पर आपका बनता है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, अब देखो वेवलेंथ कोई भी हो फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि जब S1 से जो लाइट आएगी और जो लाइट आपकी S2 से आएगी, ठीक है, CBF के लिए यहां पर जो X1 होगा और इसका जो X2 होगा, CBF के लिए तो आपको पता है कि डेल्टा X 0 ही रहने वाला। तो आप कोई भी लाइट यूज कर लो, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज तो आपकी यहीं पर बनने वाली। ठीक है, अब जब आप ऊपर मूव करोगे, ठीक है, मान लो यहां पर आपके पास फर्स्ट मैक्सिमा है, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट मैक्सिमा। तो फर्स्ट मैक्सिमा आपके पास बनता है लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो आपको समझ में आ रहा है कि सर इनके बीच का डिस्टेंस तो स्मॉल डी है, इनके बीच का डिस्टेंस तो कैपिटल डी है, और लैम्डा है जिस वेवलेंथ की लाइट आपने यूज किया है। तो अगर आप वेवलेंथ को वेरी कराओगे तो आपकी पोजीशन भी वेरी करेगी मैक्सिमा और मिनिमा की। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने क्या बोला, इसने ये बोला आपने एक लाइट यूज किया जिसका वेवलेंथ कितना था 650,
650 नैनोमीटर। और आपने एक दूसरा लाइट यूज किया जिसका वेवलेंथ आपके पास था 520 नैनोमीटर। अब आप बताओ मुझे, इसने ये बोला कि इन दोनों का ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड कर गए हैं, यही बोला है इसने, यही बोला है ना, ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड किए हैं या फिर ओवरलैप किए हैं। हाँ ठीक है। हाँ, अब देखो मुझे ये नहीं पता कि कौन से ब्राइट फ्रिंज किसका ओवरलैप किया है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि N1 ब्राइट फ्रिंज ऑफ लैम्डा 1 coincide with N2 ब्राइट फ्रिंज ऑफ लैम्डा 2 ठीक है। अगर ये कोइंसाइड किए हैं, इसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि N1 लैम्डा 1 इंटू कैपिटल डी अपान स्मॉल डी ये बराबर होगा N2 लैम्डा 2 कैपिटल डी अपान स्मॉल डी के। ओवरलैप करने का मतलब तो यही हुआ कि एक सेम हाइट पर दोनों का मैक्सिमा कोइंसाइड किया होगा, तो y तो दोनों के लिए सेम होगा। अब हो सकता है कि लैम्डा 1 का सेकेंड मैक्सिमा हो, लैम्डा 2 का थर्ड या फोर्थ, जो भी हो वो तो बात की बात है, कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है। पहली बात ये समझ में आया जो मैंने इक्वेट कराया है। देखो मैंने क्या किया कि अगर इन दोनों का ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड किया तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि देखो ब्राइट फ्रिंज का जो डिस्टेंस होगा सेंट्रल मैक्सिमा से, सॉरी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से, वो वेरी तो करेगा, मतलब दोनों के लिए अलग अलग तो होगा। तो दोनों का कभी भी सेम ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड नहीं कर सकता है, ये तो कंफर्म है, सेम तो नहीं कोइंसाइड करेगा। ठीक है, तो कौन सा किसका कोइंसाइड करेगा हमको नहीं पता है ना, तो हमने कहा मान लेते हैं कि लैम्डा 1 का N1 ब्राइट फ्रिंज और लैम्डा 2 का N2 ब्राइट फ्रिंज अगर ये कोइंसाइड किए तो लैम्डा 1 का जो N1 ब्राइट फ्रिंज होगा वो इतने हाइट पर बनेगा, N2 का इतने हाइट पर बनेगा, लैम्डा 2 का अगर ये कोइंसाइड किए इसका मतलब इन दोनों की हाइट सेम होनी चाहिए, तभी तो कोइंसाइड करेंगे, तभी तो ओवरलैप करेंगे। क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने सब कुछ सही किया है अभी तक? हाँ ठीक है, अब क्या करना है, अब वैल्यू पुट करो। देखो N1 तो पता नहीं है, लैम्डा 1 मेरे पास कितना है 650, डिवाइड बाई ये हो गया, इसको कैंसिल आउट ही कर दो, इसका तो कोई मतलब ऐसे भी नहीं है, और इक्वल टू आपके पास हो गया N2 और ये आपके पास हो गया 520। तो आप यहां से देखो N1 और N2 का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 4/5। हाँ, N1 और N2 का रेशियो 4/5 है, ये सही है। अरे हाँ ठीक, ये सही है। तो N1 और N2 का रेशियो 4/5 है, मतलब हो सकता है 4/5 हो या तो सब सेम मल्टीपल। ठीक है, 4/5, 8/10 इस प्रकार से। तो आपको तो यहाँ पर इसने क्या बात किया है, लिस्ट डिस्टेंस। ठीक है, लिस्ट डिस्टेंस का ये मतलब है, देखो N1 अपान N2 ये 4/5 भी हो सकता है। ठीक है, आप चाहो तो इसको 8/10 भी कर दो, फिर भी ये दोनों कोइंसाइड करेंगे क्योंकि रेशियो 4/5 होना चाहिए, है ना, रेशियो 4/5 होना चाहिए। मतलब लैम्डा 1 का फोर्थ ब्राइट फ्रिंज लैम्डा 2 के फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज से कोइंसाइड करेगा, या तो लैम्डा 1 का एट्थ ब्राइट फ्रिंज लैम्डा 2 के 10th ब्राइट फ्रिंज से कोइंसाइड करेगा, या तो लैम्डा 1 का 12th ब्राइट फ्रिंज लैम्डा 2 के 15th ब्राइट फ्रिंज से कोइंसाइड करेगा। ठीक है, तो आपको तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए बात करना है, तो मिनिमम डिस्टेंस में आपके पास क्या होगा, लैम्डा 1 का फोर्थ और लैम्डा 2 का फिफ्थ ये कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप डिस्टेंस कहीं से भी निकाल लो, चाहे आप इसमें पुट करके निकाल लो इस वाले में, या तो आप इसमें पुट करके निकाल लो, आपका मन। ठीक है, तो आपके पास जो लिस्ट डिस्टेंस निकल करके आ जाएगा बी वाले केस में, ठीक है, वो आपके पास हो जाएगा, अगर N1 में पुट कर रहे हो तो N1 लैम्डा 1 इंटू कैपिटल डी अपन स्मॉल डी पुट करना, या तो आप N2 लैम्डा 2 कैपिटल डी अपन स्मॉल डी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 4 और लैम्डा 1 आपके पास कितना है 650 और इंटू कैपिटल डी अपन स्मॉल डी, तो ये कितना हो गया आपके पास 2800 ना, इतना कैपिटल डी अपान स्मॉल डी नैनोमीटर। भले बोलो किसी को कोई डाउट, और आप देखो ना ये इसके बराबर ही आएगा, अगर आप N2 लैम्डा 2 कैपिटल डी अपान स्मॉल डी में पुट करते तो NT की वैल्यू आप पुट करते 5 और लैम्डा 2 आपके पास है 520। ठीक है, और
ये 26 आएगा, 28 थोड़ी ना आएगा। हाँ, ये 26 आएगा एग्जैक्टली। तो यहां पर आप ये पुट करते इंटू कैपिटल डी अपान स्मॉल डी, तो ये वैल्यू भी 2600 ही निकल करके आनी थी। तो आप कहीं से भी निकाल लो। हाँ, इतना नैनोमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना। अभी यहां पर इसने ब्राइट फ्रिंजेस बोला था, मुझे बताओ अगर कल को यहां पर ये बोल देता डार्क फ्रिंजेस दोनों के कोइंसाइड किए हैं, तो उस केस में क्या करते हैं? अगर दोनों के डार्क फ्रिंजेस कोइंसाइड करते, अभी तो ब्राइट किया है, अगर कल को डार्क करता तो मान लो सी बोलता कि डार्क फ्रिंजेस आर कोइंसाइड, डार्क फ्रिंजेस आर कोइंसाइड, तो उस केस में क्या करते हैं, या फिर ओवरलैप जो भी, फिर हाँ एग्जैक्टली, 2n1 - 1 इंटू लैम्डा वन कैपिटल डी डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल डी को हम बराबर कर देते हैं 2n2 - 1 इंटू लैम्डा टू इंटू कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी के, और यहां से हम n1 और n2 का रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं बस, फिर हम पुट करके अपना आंसर बता सकते थे। ठीक है, अगर ये बोल दे कि लैम्डा वन का ब्राइट फ्रिंज और लैम्डा टू का डार्क फ्रिंज कोइंसाइड कर दिया है, तो n1 लैम्डा वन इंटू कैपिटल डी अपान स्मॉल डी इक्वल टू n2 - 1 लैम्डा टू कैपिटल डी अपान स्मॉल डी। ठीक है, उस हिसाब से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चले आगे। ओके, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक आता है डाइफ्रैक्शन से पहले। ठीक है, डाइफ्रैक्शन तो हम कल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, डाइफ्रैक्शन और पोलराइजेशन के बारे में हम कल बात कर लेंगे। अभी एक छोटा सा टॉपिक है ऑप्टिकल पाथ लेंथ। ठीक है, ये क्या होता है इसको समझना। ऑप्टिकल पाथ लेंथ का मतलब ये है, जैसे समझो अगर आपके पास एक वेव है, ठीक है, उसका वेवलेंथ मैं कुछ ले लेता हूं, लैम्डा लेट सपोज मेरे पास है, हमारे पास लेट सपोज 2 सेंटीमीटर है वेवलेंथ, और वेलोसिटी आप ले लो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपके पास कोई एक वेव है जिसका आपको स्पेसिफिकेशन दे रखा है कि लैम्डा उसका 2 सेंटीमीटर है और वी उसका 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो गया, या फिर इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, फ्रीक्वेंसी 2 हुई ना। हाँ ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी हुई 2, तो यूनिट तो ठीक है, वो तो 1/सेकेंड होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 2 होने का मतलब ये होता है, एक टाइम पीरियड का मतलब तो ये हो गया। तो ध्यान से देखना, इसका मतलब इसका वेव कुछ ऐसा होगा, एक ये, और इसने 2 लूप बनाया क्योंकि फ्रीक्वेंसी 2 है, तो ऐसे, ये इसका मतलब है। ठीक है, और इसने डिस्टेंस कितना चला, इसने डिस्टेंस चला 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान समझना, 4 सेंटीमीटर चला। अब मुझे पता है कि यहां पर 0 होता है, यहां पर पाई होता है, यहां पर 2 पाई होता है, यहां पर 3 पाई होता है, और यहां पर मेरे पास 4 पाई होता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं। और ये भी पता है कि यहाँ पर आपके पास वेवलेंथ कितना है, 2 सेंटीमीटर है, तो 2 क्रेट्स और 2 ट्रफ के बीच का डिस्टेंस आपके पास 2 सेंटीमीटर। बस मैं ये बोल रहा हूँ ना यहाँ पर कि इस वेव ने, इसको आप एयर मान लो एक बार के लिए, या फिर आप वैक्यूम मान लो कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, बस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी 1। ठीक है, तो इस मीडियम में, वैक्यूम में, जब आपकी वेव ने ट्रेवल किया कितना, 4 सेंटीमीटर, मतलब 2 लूप उसने कंप्लीट किए। ठीक है, तो उसके पास जो फेज डिफरेंस आया वो आया 4 पाई का, आया 4 पाई का फेज डिफरेंस। ठीक है, ठीक है, और 4 पाई का फेज डिफरेंस लाने के लिए डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ा वेव को, 4 सेंटीमीटर, है ना। अगर यहां पर कोई बंदा खड़ा है, अगर आप उससे पूछोगे इस वेव ने 4 पाई का फेज डिफरेंस कितना चल के लाया, तो ये कहेगा देखो जब वेव आपका 4 सेंटीमीटर चला है, तब जाकर के उसने 4 पाई का डिफरेंस लाया है अपने फेज में। ठीक है, अब अगर मैं एक ऐसा मीडियम लू, ठीक है, अगर मैंने एक ऐसा मीडियम लिया, या फिर मान लो मैंने यहां पर वाटर ले लिया, लेट सपोज अगर मेरे पास वाटर है, ठीक है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3, हमको ये भी पता है। ठीक है, ध्यान समझना, अगर इस वेव को मैं वाटर में मूव कराऊंगा, तो अब इसका वेवलेंथ कितना हो जाएगा, 2 के 2/म्यू, तो इसका वेवलेंथ हो जाएगा 2 और डिवाइड बाई 4/3, मतलब वाटर में ये आपके पास हो गया 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी प्रकार जो वेलोसिटी हो जाएगी,
वेलोसिटी आपके पास हो जाएगी 4 और डिवाइड बाई 4/3, मतलब वेलोसिटी आपके पास कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब समझना, अगर वाटर में इस वेव को मैं भेजूं तो उसका वेवलेंथ ये हो जाएगा और उसकी वेलोसिटी ये हो जाएगी। अब अगर वाटर में उसको 4 पाई का डिफरेंस लाना हुआ अपने फेज में, तो उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? तो आपको समझ में आ रहा है, फ्रीक्वेंसी अभी भी 2 है, फ्रीक्वेंसी अभी भी 2 है, मतलब उसको एक एक टाइम पीरियड, मतलब टाइम पीरियड तो जो भी हो, मतलब ये है बात इसका कि अगर इसको 2 पाई का फेज लाना है, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। देखो, अगर इसका वेवलेंथ 1.5 सेंटीमीटर है, तो ध्यान से देखना, ये आपके पास लैम्डा हो गया 1.5 और फेज आ चुका है 2 पाई का, एक आप लैम्डा और मूव कर लो, तो ये आपने 2 लैम्डा मूव कर लिया। ठीक है, और यहां से ये डिस्टेंस आपके पास कितना है, 3 सेंटीमीटर ही है, ये आपके पास 3 सेंटीमीटर ही है, इसमें कोई डाउट डाउट नहीं होगा। ठीक है, और आपका फेज डिफरेंस कितना आ चुका है, डेल्टा फाई आपका आ चुका है 4 पाई। समझो, अगर आप इसको एक अलग से मीडियम बना लो ना, इतने को, ये आपका एक अलग सा मीडियम हो गया। ठीक है, वाटर का, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 4/3। अगर आप इसके बाहर बात करोगे, अगर आप इसके बाहर बात करोगे, तो इसके बाहर तो आपका जो लैम्डा है वो 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, लेकिन इस मीडियम के अंदर जो आपका वेवलेंथ है, इस मीडियम के अंदर जो आपका वेवलेंथ है, वो आपके पास कितना है, वो आपके पास है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर। तो अब यहां पर बस मैं वही बोलना चाह रहा हूं कि अगर इस मीडियम में कोई एक आदमी खड़ा है, तो अगर कोई इससे पूछेगा कि इस वेव ने कितना डिस्टेंस चल के 4 पाई का फेज डिफरेंस लाया, तो ये कहेगा 3 सेंटीमीटर। ठीक, अब यही वेव, जो वेव वाटर में चल करके 4 पाई का फेज डिफरेंस लाई, 3 सेंटीमीटर मूव करके, अगर यही वेव वैक्यूम में ट्रेवल करती, तो 4 पाई का नहीं, 4 पाई नहीं, हाँ ठीक है, 4 पाई का फेज डिफरेंस लाने के लिए उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता? क्या बोला मैंने? अगर यही वेव वैक्यूम में चलती, तो उसको सेम फाई में चेंज लाने के लिए कितना डिस्टेंस मूव करना पड़ता? तो म्यू इंटू एक्स। ध्यान से देखो, उसको मूव करना पड़ेगा म्यू इंटू एक्स, मतलब अगर इसी वेव को वैक्यूम में चल के डेल्टा फाई, मतलब फेज डिफरेंस 4 पाई लाना है, तो उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा म्यू इंटू एक्स। और ये एक्स क्या है? एक्स वो डिस्टेंस है जो वो वाटर में चल करके 4 पाई का फेज डिफरेंस लाई है। तो आप देखो, 4/3 तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, 3 सेंटीमीटर वो चली थी, मतलब उसको वैक्यूम में 4 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा ये 4 पाई का फेज डिफरेंस लाने के लिए। क्या हमने ऊपर वही नहीं निकाला था अभी, कि वैक्यूम में वो 4 सेंटीमीटर चलेगी, तभी वो 4 पाई का फेज डिफरेंस ला पाएगी, है ना? तो ऑप्टिकल पाथ का मतलब तो यही होता है। ऑप्टिकल पाथ का मतलब यह है कि कोई भी वेव किसी म्यू मीडियम में जितना डिस्टेंस चल करके एक फाई का जो भी फेज डिफरेंस ला रही है, डेल्टा फाई, उतना फेज डिफरेंस वैक्यूम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने पर लाएगी, दैट इज द ऑप्टिकल पाथ। दैट इज द ऑप्टिकल पाथ, मतलब कि अगर मान लो ये आपके पास कोई एक मीडियम है इतने दूर में, ठीक है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और वेव आपकी इसमें मूव की, यहां से लेकर के यहां तक, ये वेव आपकी मूव की, ठीक है, और मान लो ये टी डिस्टेंस यहां से मूव किया, और टी डिस्टेंस मूव करके मान लो इसके फेज में डिफरेंस है डेल्टा फाई का, तो इतना फेज अगर उसको वैक्यूम में चल के लाना होता, तो उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता? तो आप कहोगे म्यू इंटू टी। इतना डिस्टेंस जब वो वैक्यूम में चलेगी, तब जा करके वो डेल्टा फाई का फेज डिफरेंस ला पाएगी। और ये जो म्यू इंटू टी है ना, बेसिकली यही आपके पास क्या है, ऑप्टिकल पाथ। यही आपके पास ऑप्टिकल पाथ होता है, ये आपके पास ऑप्टिकल पाथ है। पहले बोलो कितने लोग को समझ में आया, ये ऑप्टिकल पाथ का मीनिंग क्या है? पक्का समझ में आ गया? ठीक। अब होता क्या है कि आपने जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा, जहां पर दो आपके पास सोर्स थे, S1 और S2, अगर हम उसके सामने स्लिट रख देते हैं ना, तो होता क्या है, आपका जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज था, वो या तो ऊपर शिफ्ट होती है या तो नीचे शिफ्ट होती है। वो या तो ऊपर शिफ्ट होती है या तो नीचे शिफ्ट होती है। ठीक है, देखो मैं वो आपको फिर से दिखाता हूँ पूरा डायग्राम। ये आपके पास है, यहां पर आपके पास सोर्स था S1,
यहां पर आपके पास सोर्स था S2, ठीक है, और यहां पर आपने स्क्रीन रखा था, ये आपके पास स्क्रीन था, ठीक है। और आप ऑप्टिकल लेंथ का, ऑप्टिकल पाथ लेंथ का डिफिनीशन लिखना, डिफिनीशन नहीं, अपने वर्ड में समझने के लिए, कि बेसिकली यह वो लेंथ है जो एक वेव को, अगर एक वेव म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चल करके डेल्टा फाई का फेज डिफरेंस ला रही है, तो वही वेव वैक्यूम में कितना डिस्टेंस मूव करके डेल्टा फाई का चेंज लाएगी, दैट इज द ऑप्टिकल पाथ, और वो कितना होगा, म्यू इंटू टी हो। ये लिख लेना अपने लैंग्वेज में, ठीक है। बाय द वे, अगर ये मेरे पास दो सोर्स थे, ठीक है, तो हो क्या कर रहा था, यहां से एक रे आ रही थी यहां पे, इस वाले रे के बारे में बात करो, और आप एक इस वाले रे के बारे में बात करो। तो आपने क्या कहा कि ये आपके पास अगर x1 है, अगर ये आपके पास x2 है, तो यहां पर आपके पास जो डेल्टा x था वो आपके पास कितना था, 0 था। अगर डेल्टा x यहां पर 0 था, तो यहां पर आपके पास सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बन रही थी। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का मतलब वहां पर बनेगा जहां पर डेल्टा एक्स 0 होगा। मैंने कहा बिल्कुल, जहां पर पाथ डिफरेंस 0 होगा वहां पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगा। अब अगर मैंने S2 के पास में एक टी थिकनेस का स्लैब रख दिया, ये अगर मैंने इसके बीच में अगर एक टी थिकनेस का स्लैब रख दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो आप मुझे बताओ, क्या x2 बढ़ नहीं जाएगा? अगर आपने स्लैब रख दिया, तो आफ्टर स्लैब अब x2 चेंज होकर के कुछ x2 डैश हो गया होगा। हाँ, और ये x2 डैश कितना होगा, सोचो आप, x2 डैश कितना होगा? देखो, अगर आपने स्लैब नहीं पुट किया था तो ये x2 था, आपने टी थिकनेस का स्लैब पुट किया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है, ठीक है। तो आपको वो ऑप्टिकल पाथ निकालना है। अब होगा क्या इस केस में, इस टी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में अगर आपने यहां पर स्लैब लगा दिया, ठीक है, तो x2 डैश कितना हो जाएगा, देखो, इस स्लैब को आप हटा लो और उसी गैप को आप म्यू टू से फिट कर दो, म्यू इंटू टी से, तो ये आपके पास नया x2 डैश हो गया जो ये मूव करेगा। पहले कितने लोग को समझ में आया? मैंने क्या किया, देखो, अगर ये स्लैब नहीं होता तो ये x2 होता, अगर आपने यहां पर एक टी थिकनेस का स्लैब पुट कर दिया तो आपको पता है ऑप्टिकल पाथ होगा म्यू इंटू टी, ठीक है। अब तो अब नया पाथ कितना होगा स्लैब पुट करने के बाद, तो x2 तो पहले था, अगर आपने टी थिकनेस का स्लैब रखा तो ऑप्टिकल पाथ होगा म्यू इंटू टी। तो आप एक काम करो, आप टी स्लैब को हटा दो पहले, तो आपने यहां से टी डिस्टेंस को गायब कर दिया, फिर आप एक म्यू टू डिस्टेंस को वहां पर फिक्स कर दो, बस हो गया। यही तो आपके पास नया x2 डैश आ गया। तो x2 डैश आपके पास ये हुआ। तो आप देखो, आपका x2 डैश कितना हो गया, ये हो गया x2 और प्लस म्यू या फिर टी, देखना ध्यान से, टी और म्यू माइनस 1। अब मुझे बताओ x2 बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? हाँ, अब अगर x2 बढ़ गया तो क्या लगता है, क्या अब यहां पर डेल्टा x 0 होगा? नहीं होगा, है ना। हाँ, अब यहां पर डेल्टा x 0 नहीं होगा। तो आपसे वही पूछेगा कि अब आपका सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यहां पर नहीं होगा, अब या तो वो ऊपर मूव करेगा या तो अब वो नीचे मूव करेगा, या तो वो ऊपर मूव करेगा या तो नीचे मूव करेगा। क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि इस केस में अगर मैंने S2 के सामने स्लैब रखा है तो आपका जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है वो ऊपर मूव करेगा कि नीचे मूव करेगा? सोचो। मुझे पता है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होने के लिए डेल्टा एक्स इफेक्टिव 0 होना बनता है। तो S1 और S2 सोर्स से जो भी लाइट आई हैं उनको सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, और आपने S2 के बगल में अगर आपने स्लैब रख दिया तो आपने X2 के पाथ डिफरेंस, पाथ लेंथ को बढ़ा दिया है, और X1 कम है, मतलब आपको X1 को बढ़ाना है अब, और X2 को कम करना है, तभी कहीं पर आकर के आपका डेल्टा एक्स फिर से 0 होगा। अब सोचो, ये ऊपर मूव करने पर होगा कि नीचे मूव करने पर होगा? नीचे मूव करने पर होगा। खुद ही सोचो ना, अगर आप नीचे मूव करोगे, ठीक है, तभी आपको नहीं लगता है कि आपका x1 बढ़ेगा, क्योंकि अगर आपका x2 पहले से बढ़ गया है, आपको डेल्टा एक्स को 0 करना है, तो आपको कुछ भी करके x1 वाले पाथ को बढ़ाना ही पड़ेगा। इसका मतलब आपका अब ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज आपका नीचे मूव कर जाएगा। तो मान लेते हैं कुछ यहां पर आ गया हो,
तो अब ये यही पूछेगा कि ये कितना मूव कर गया। ठीक है, तो कुछ नहीं है देखो, तो यहां से ये लाइट आएगी यहां पे, ठीक है, और यहां से ये जाएगी यहां, ठीक है, और यहां पर आपको डेल्टा एक्स इफेक्टिव, ठीक है, 0 बनेगा, तभी जाकर के आपके पास यहां पर ब्राइट फ्रिंज आएगी। ठीक है, मान लो ये आपके पास x1 डैश है, ये आपके पास x2 डैश है, तो आपके पास जो डेल्टा एक्स इफेक्टिव होगा, देखना आपके पास जो डेल्टा एक्स इफेक्टिव होगा वो आपके पास होगा x2 डैश और माइनस का x1 डैश। ठीक है, तो आप इसको करो, किसके बराबर आएगा, सोचो, या फिर चलो ऐसे भी नहीं तो ऐसे समझो, अगर मुझे यहां पर डेल्टा एक्स को 0 करना है, इसका मतलब मुझे x1 डैश को बराबर करना होगा x2 डैश के, पक्का। अरे अगर x1 डैश और x2 डैश बराबर होंगे तभी तो यहां पर डेल्टा एक्स 0 आएगा ना, क्योंकि डेल्टा एक्स को 0 आने का क्या मतलब है, हाँ, डेल्टा एक्स इफेक्टिव आपके पास होगा तो x2 डैश और माइनस x1 डैश। अगर आपको सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज लाना है जिसको 0 करना पड़ेगा, मतलब x2 डैश x1 डैश बराबर होंगे। अब x1 डैश कितना है, इस पॉइंट को मान लो मैं एक बार के लिए P बोल देता हूं, तो x1 डैश तो आपके पास है S1P, ठीक है, और x2 डैश आपके पास कितना हो गया, S2P और प्लस का T और म्यू माइनस 1। पहले बोलिए कितने लोग को समझ में आया। हाँ, ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखो, तो यहां से आपको क्या समझना है, आपके पास x2 डैश हो गया, तो यहां से आपके पास S2P माइनस S1P, ये आपके पास बराबर हो गया T और 1 माइनस म्यू के, और यही आपके पास क्या है, यही आपके पास है डेल्टा एक्स, जो कि T इंटू 1 माइनस म्यू के बराबर। ठीक है, देखो ये माइनस साइन तो केवल ये बता रहा है ना, आप इसको म्यू माइनस 1 ही लिखो। देखो माइनस आगे आने का मतलब बस ये है कि आपका जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है वो ऊपर शिफ्ट हुआ है कि नीचे शिफ्ट हुआ है। अगर यहाँ पर माइनस आ रहा है तो माइनस आने का मतलब वो नीचे शिफ्ट हुआ है। ठीक है, कितना शिफ्ट हुआ है आपको पता है, डेल्टा एक्स कितना होता है, वाई इंटू कैपिटल डी अपन स्मॉल डी, तो पुट कर दो, देखो तो हो गया वाई इंटू स्मॉल डी अपन कैपिटल डी। अरे याद है डेल्टा एक्स ना, पाथ डिफरेंस तो y इंटू स्मॉल डी अपन कैपिटल डी, और ये किसके बराबर हो गया, t इंटू म्यू माइनस 1 के। ठीक है, तो यहां से आपके पास y कितना आ गया, y आपके पास हो गया t इंटू म्यू माइनस 1 इंटू कैपिटल डी अपन स्मॉल डी। इतना आपका सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है जब आप एक स्लैब को पुट करते हो। ठीक है, कोई डाउट, हुआ क्या है, आपके पास ये अरेंजमेंट था, यहां पर आपके पास सोर्स S1 था, यहां पर आपके पास सोर्स S2 था, और आपकी यहां पर स्क्रीन रखी हुई थी, ये आपके पास स्क्रीन थी। ठीक है, मैंने क्या किया कि यहां पर एक स्लैब पुट कर दिया जिसका थिकनेस T था और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू था। ठीक है, तो मैंने ये बोला कि इस पॉइंट पर जहां पर आपके पास पहले सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनती, ठीक है, यहां पर अब अगर आपने स्लैब पुट कर दिया तो यहां पर आपका डेल्टा एक्स अब 0 नहीं है। ठीक है, अगर आप इस पॉइंट को P बोलो तो यहां पर जब आप डेल्टा एक्स के बारे में बात करोगे, ठीक है, आप देखो डेल्टा एक्स है कितना है इस केस में, इस केस में आपके पास जो डेल्टा एक्स है, ठीक है, वो बराबर है म्यू माइनस 1 इंटू टी के, जो कि S2 वाले वेव ने एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया है जो हमने पहले बात किया था। तो इस केस में यहां पर डेल्टा एक्स आपके पास म्यू माइनस 1 इंटू टी का है। देखो आप, यही तो एक्स्ट्रा आया था, ये वाला पोर्शन, ये वाला है ना, यही तो एक्स्ट्रा आ गया था जिसकी वजह से डेल्टा एक्स 0 नहीं हुआ था। तो यहां पर इसका डेल्टा एक्स टी इंटू म्यू माइनस 1 होगा, पाथ डिफरेंस आपका x1 और x2 तो बराबर थे ना, ये एक्स्ट्रा पाथ आ गया था। तो मतलब अब इस पॉइंट पर स्लैब पुट करने के बाद डेल्टा एक्स 0 नहीं है, वो म्यू माइनस 1 इंटू टी है। तो अगर आपने नीचे पुट किया है तो हमको समझ में आया कि अब आपका ब्राइट फ्रिंज कहीं यहां पर बनेगा, मतलब कहीं यहां पर आपके पास डेल्टा एक्स कितना होगा, 0 होगा, जो कि आपके पास वाई डिस्टेंस। तो मैंने वही बोला कि अगर आप इस पॉइंट के लिए बात कर रहे हो, क्यू वाले पॉइंट के लिए, तो एट क्यू पर क्या होगा आपके पास कि S1 क्यू जो है
वो बराबर होगा S2Q के, तभी आपका डेल्टा एक्स जीरो होगा। तो S1Q तो आपके पास S1Q ही है, लेकिन S2Q आपके पास S2Q और प्लस का म्यू माइनस वन इंटू टी है। तो इस केस में यहां पर अगर आपको ये जीरो करना है तो आप यहां पर देखो S1Q माइनस S2Q इक्वल टू आपके पास आ जाएगा माइनस टी म्यू माइनस वन के। ठीक है, या फिर आप इसको एक काम करो ना, ये पी पॉइंट तो शिफ्ट होगा तो आप इसको पी ही लिखो, नहीं तो आप और कंफ्यूज हो गए। आप इसको पी ही कर लो, बेसिकली पी पॉइंट तो शिफ्ट हुआ है यहाँ पे, ये पी अब यहां पर मूव कर गया है, तो आप इसको पी ही कर लो, एक काम करो ये। ठीक है, तो S1P माइनस S2P ये तो आपके पास क्या है, डेल्टा एक्स है। ठीक है, जो कि इसके बराबर हो गया टी इंटू म्यू माइनस वन के, और माइनस साइन तो बस ये दिखा रहा है कि आपका जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है वो ऊपर शिफ्ट हुआ कि नीचे शिफ्ट हुआ, दैट्स इट। ठीक है, तो हाँ ठीक है, तो यहां से आपके पास डेल्टा एक्स को आप क्या लिख लो, डी इंटू वाई डिवाइड बाई कैपिटल डी इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू टी। तो यहां से आपके पास y निकल करके आ जाएगा, दैट इज द म्यू माइनस वन इंटू टी और इंटू कैपिटल डी और डिवाइड बाई स्मॉल डी। ये डिस्टेंस आपका शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप ऊपर रख, अगर आपने इस स्लैब को अगर ऊपर पुट कर दिया होता तो उस केस में सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज आपकी ऊपर शिफ्ट हो जाती। ठीक है, और वो शिफ्टिंग इतनी होती। पहले इसमें कोई डाउट है किसी को? एक बार आप लोग फिर से देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, बस आपको ऑप्टिकल पाथ का मीनिंग समझ में आना था बस। ठीक है, अब अगर आप स्लैब को ऊपर पुट कर दोगे तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अगर आपके पास ये स्क्रीन है, अगर आपने स्लैब को यहां पर पुट कर दिया तो अब ये कहानी ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर इसका थिकनेस टी है, वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो अब इस केस में यहां पर आपके पास जो डेल्टा एक्स है वो म्यू माइनस वन इंटू टी होगा। ठीक है, कहीं यहां पर जाकर के आपके पास डेल्टा एक्स कितना होगा, जीरो। तो अगेन आप वही करोगे, अगर आपके पास ये पॉइंट पी है तो आप कहोगे S1P इक्वल टू S2P। ठीक है, या फिर आप S1P इफेक्टिव बोलो, क्योंकि अब ये चेंज हो चुका है, S1P से बढ़कर कुछ और हो गया है, जो भी आपको बोलना, S1P इफेक्टिव। ठीक है, और S1P इफेक्टिव कितना हो गया, अब ये हो गया S1P और प्लस का म्यू इंटू टी माइनस वन और इक्वल टू S2P। S2P तो अभी भी वही है। ठीक है, तो यहां से आपके पास कितना हो गया, डेल्टा एक्स आपके पास बराबर हो जाएगा म्यू इंटू टी माइनस वन के। तो अगेन आपके पास y इक्वल कितना आ जाएगा, म्यू सॉरी टी इंटू म्यू माइनस वन प्लस टी इंटू म्यू माइनस वन, ये टी इंटू म्यू माइनस वन। तो ये आपके पास हो गया म्यू माइनस वन इंटू टी इंटू कैपिटल डी और डिवाइड बाई स्मॉल डी। तो ये आपके पास शिफ्टिंग आती है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज में। इसका मतलब ये है कि आपने जब यहां पर पुट कर दिया ग्लास स्लैब को तो आपका पूरा पैटर्न ही ऊपर शिफ्ट हो चुका है। मतलब अब आपका CBF तो यहां पर आ गया, CBF, इसके ऊपर मूव करने पर आपको फर्स्ट मिनिमा मिलेगा, फिर आपके पास फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगा। अब ऐसे मूव होगा सारी कहानी। ठीक है, दूसरी बात, आपको क्या लगता है, क्या फ्रिंज विड्थ में कोई चेंज आया होगा? क्या फ्रिंज विड्थ, हाँ फ्रिंज विड्थ में कोई चेंज नहीं आया होगा, वो अभी भी वही है। अभी भी यहां से y इंटू कैपिटल डी डिवाइड बाई टू डी डिस्टेंस पर ही पहला मिनिमा मिनिमा होगा। ठीक है, और फर्स्ट मैक्सिमा अगेन आपका वही होगा, y इंटू कैपिटल डी अपान सॉरी लैम्डा इंटू कैपिटल डी अपान स्मॉल डी पर आपका फर्स्ट मैक्सिमा होगा। तो सारी पोजीशन वही होगी, बस आपका पहले पैटर्न सेंट्रल मैक्सिमा का यहां पर था, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का। ठीक है, और जब आपने स्लैब पुट कर दिया तो ये पूरा पैटर्न ही बस ऊपर शिफ्ट हो चुका है और कुछ नहीं हुआ है, और नीचे पुट करने पर ये पूरा पैटर्न ही नीचे शिफ्ट हो चुका है, और बाकी सब कुछ सेम था, जहां पर जो था वो वहीं पर। ठीक है, पता, ठीक है, कि अगर एक आपके पास यहाँ पर ग्लास स्लैब रख दिया जाए तो शिफ्टिंग कितनी होती है वो आपको पता होना चाहिए, और कब ऊपर शिफ्ट होगा कि नीचे शिफ्ट होगा वो भी आपको पता होना चाहिए, और पूरा इंटायर पैटर्न शिफ्ट होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। फ्रिंज विड्थ चेंज नहीं होता है, चाहे आप सेंट्रल के लिए ब्राइट के लिए बात कर लो, चाहे आप डार्क के लिए बात कर लो, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, केवल ये ऊपर या नीचे शिफ्ट होगा पूरा आपका पैटर्न नहीं। ठीक है, लेकिन इसको याद रखना फॉर्मूला,